नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, शुरू किया जाए। ऑल राइट, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो नेशनलिज्म इन यूरोप की कहानी आप लोगों ने पढ़ी थी। जब नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं क्या चीज, मेरे साथ नोट करते जाना, जल्दी जल्दी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करने वाले हैं। देखो जब हमने बेटा नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, याद करो, नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, तो हमने देखा था कि सर उस वक्त नए नए नेशन स्टेट्स बन रहे होते हैं, न्यू नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। जैसे कि क्या क्या स्टेट्स बनते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलता है जर्मनी बन जाता है, जैसे कि आपको देखने को मिलता है इटली फॉर्म होता है, जैसे कि आपको ब्रिटेन देखने को मिलता है। ये नए नए कंट्रीज बनते हैं। इन अलग अलग कंट्रीज की अपनी अलग अलग पहचान होती है, राइट। तो ये कंट्रीज जो आप देख रहे हैं, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इन सारे कंट्रीज की बेटा अपनी खुद की पहचान होती है, यानी इनकी खुद की आइडेंटिटी होती है। और इनकी आइडेंटिटी कैसे होती है, कैसे अलग अलग आइडेंटिटी होती है, इसमें बेटा आप देखोगे कि इनको नए नए सिंबल्स फॉर्म होते हैं, इनके न्यू सिंबल्स आते हैं जो इनको अलग पहचान देते हैं, नए नए आइकन्स आ जाते हैं जो इनको अलग पहचान देते हैं। इस अलग पहचान की वजह से लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बनने लगती है, यानी इसकी वजह से लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ जाती है। लोग एक दूसरे के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, अपने आप को रिलेट कर पाते हैं और लोग समझ पाते हैं कि हाँ हम लोग एक ही देश के लोग हैं, राइट। मतलब एक तरह से यह हुआ कि अगर मान लो मेरा कोई कल्चर है, मेरे कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका भी सेम कल्चर है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएंगे। यही चीज यूरोप के अंदर हो गई थी। ये हमने नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर चैप्टर में पढ़ा था कि भैया जो बात यहां पर हो रही थी, नए नए नेशन स्टेट्स बन रहे थे, उनकी खुद की आइडेंटिटी थी, उनकी खुद की यहां पर आइकन्स थे, उनकी खुद की पहचान हो गई थी। इसकी वजह से लोगों के बीच में क्या हुआ था, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ गई थी। बट सवाल ये उठता है कि जो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग थी, ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इंडियंस के अंदर कैसे आई? ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, ये कॉन्शियसनेस इंडियंस के अंदर कैसे पैदा हुई कि हाँ हम लोग भी जो है वो एक ही देश वाले हैं? ये फीलिंग किस तरह से इंडिया के अंदर आती है, ये हम लोग अब यहां पर पढ़ना शुरू करेंगे। ये बात क्लियर हो गया? दिस इज द एंटायर जिस्ट ऑफ जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है? ऊपर हो गया, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया? पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? अब मैं दिख रहा हूं प्रॉपर? अब मैं दिख रहा हूं प्रॉपर? ठीक है, तो कहानी यहां तक क्लियर हो गई कि नेशनलिज्म इन यूरोप की बात होती है, नए नए नेशन स्टेट्स बनते हैं, इटली, जर्मनी, ऑब्वियसली सब अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग पहचान होगी, है ना, और लोगों की अपनी अपनी आइडेंटिटी होगी। ये आइडेंटिटी वहां पर तो आ गई, क्यों? क्योंकि लोग एक साथ अपना एक कॉमन पास्ट जुड़ा हुआ था, लोगों के अपनी अलग ड्रेसेस थी, अपनी अलग लैंग्वेज थी, अपना अलग कल्चर था। लेकिन ये वन वाली फीलिंग, ये यूनाइटेड फीलिंग इंडियंस के अंदर कैसे आई, इस चीज को हम लोग चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा यहां पर क्या हो रहा है, प्लीज सी। जब ब्रिटेन जो है वो इंडिया पे कब्जा करता है, जब ब्रिटेन जो है वो इंडिया पे कैप्चर कर लेता है, तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी को जो ब्रिटेन अपनाता है इंडिया को कैप्चर करने के लिए, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं इंपीरियलिज्म। क्या होता है इंपीरियलिज्म? मैंने आपको कई बार समझाया है कि अपने देश से प्यार कर रहे हैं, और अपने देश से प्यार करना क्या होता है? नेशनलिज्म। अपने देश से जब प्यार कर रहे हो और प्यार करने की इस प्रोसेस में आप दूसरे देश को कैप्चर करने लग जाओ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंपीरियलिज्म। मतलब अपनी मैडम से प्यार तो कर ही रहे हैं, अपनी मैडम से प्यार करते करते दूसरे की मैडम को भी आ जाओ आ जाओ, ये होता है इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के खिलाफ जब इंडिया यहां पर लड़ेगा, जब इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ इंडिया विल फाइट, तो इंडिया को लड़ना कैसे पड़ेगा? कैसे लड़ाई कर पाएगा इंडिया? इंडिया को करना होना पड़ेगा यूनाइटेड। अगर हम इंडियंस यूनाइटेड हो जाएं, इंडिया को ही समझ में आया, गांधी जी को ही समझ में आया कि अगर इंडियंस यूनाइट हो जाते हैं तो ही क्या होगा, क्या होगा? हम इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ पाएंगे। और जब इंडिया इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो इसको हम लोग एंटी इंपीरियलिज्म भी कहेंगे, इसी को हम लोग एंटी इंपीरियलिज्म भी कहेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका एंटी इंपीरियलिज्म। अब ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी एक कॉलोनी बना लिया था, राइट।
यानी इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो इस पर्टिकुलर रूल को हम लोग कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। और इंडिया जब इस कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ेगा, कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ेगा, तो इसको हम लोग एंटी कॉलोनियलिज्म भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एंटी इंपीरियलिज्म, अगर इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और अगर कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, जो कि लगभग एक ही बात है, उसको हम लोग बोलेंगे एंटी कॉलोनियलिज्म। तो एंटी कॉलोनियलिज्म बोले या एंटी इंपीरियलिज्म बोले, दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों ही चीजें एक तरफ ले जा रही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इसी चीज को हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल बोलेंगे भारत का। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इसी को कहा जाता है। अब भारत की फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान यहां पर हमारे फादर ऑफ द नेशन दैट इज महात्मा गांधी का रहता है। फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने, यहां पर मैं इनको शॉर्ट में एमजी लिख रहा हूं, महात्मा गांधी ने यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लॉन्च किए। एक मूवमेंट लॉन्च किया था जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं एनसीएम, और दूसरा मूवमेंट जो लॉन्च किया था उसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सीडीएम। ठीक है, हम लोगों को इस चैप्टर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, राइट। अब चलिए यहां पर आगे शुरू करते हैं। अब क्या हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, आपको पता होगा 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चलती है ना। वर्ल्ड वॉर 1 यहां पर चल रही होती है। वर्ल्ड वॉर 1 एंड होती है 1918 में। इसके बाद नेशनल मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ता है, यहां पर कुछ कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, राइट। तो आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन एक आता है, नोट कर लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या इंप्लीकेशंस थे पोस्ट दी वर्ल्ड वॉर 1, क्या क्या इंप्लीकेशंस हुए थे डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म पे, क्या क्या इंप्लीकेशन हुए थे इस वर्ल्ड वॉर 1 के। अब मेरे साथ आप यहां पर आप चार ऑप्शंस लिख लीजिएगा जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, बना लीजिए ये फ्लो चार्ट मेरे साथ, प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट। चलिए देखिए, पहला पॉइंट बेटा देखो क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या हुआ। पहला इंप्लीकेशन वर्ल्ड वॉर के बाद ये था, एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनारियो देखने को मिलता है। एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनारियो, तो न्यू क्या इकोनॉमिक सिनारियो, एक नया इकोनॉमिक सिनारियो देखने को मिला, साथ में एक नया न्यू पॉलिटिकल सिनारियो देखने को मिलता है। बेटा यही आंसर लिख के आ जाना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सो न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनारियो देखने को मिलता है पोस्ट दी वॉर। कब? वॉर के बाद। पोस्ट वॉर मतलब वॉर के बाद। दूसरा पॉइंट समझ लो, दूसरा पॉइंट, डिफेंस में बहुत ज्यादा, डिफेंस के एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, और डिफेंस के एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा लोन लिए और टैक्सेस अप्लाई कर दिए। इस वजह से भी ये एक बड़ा इंप्लीकेशन था वर्ल्ड वॉर का। क्या होगा वर्ल्ड वॉर से? वर्ल्ड वॉर की वजह से डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर हो रहा था ब्रिटेन की सरकार का बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी इंडियन गवर्नमेंट का, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या हो गया? डिफेंस एक्सपेंडिचर भाई साहब बहुत बढ़ गया। इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, इसको फाइनेंस करने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने यहां पर लिए वॉर लोन्स, यानी सरकार ने बहुत ज्यादा लोन ले लिए। साथ में सरकार ने टैक्सेस इंपोज कर दिए। मैं टैक्सेस की बात करूंगा तो सरकार ने एक तरफ जहां पर कस्टम ड्यूटीज को लगा दिया गया, कस्टम ड्यूटीज इंप्लीमेंट कर दी गई थी बेटा। एट द अदर हैंड यहां पर इनकम टैक्स को भी इंपोज कर दिया गया था, इनकम टैक्स भी यहां पर लगा दिया गया, ठीक है ना। ये दूसरा इंप्लीकेशन था। इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर और नॉट? ठीक बात है। अब देखिए क्या हुआ, पॉइंट नंबर सी, जब भी लड़ाई हो रही होगी उस वक्त फूड की क्राइसिस हो जाती है और फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग वॉर ईयर्स, जब लड़ाई चल रही थी ड्यूरिंग वॉर ईयर्स, क्या हुआ? उसकी वजह से फूड प्राइसेस बहुत हाई हो गए। बेटा मेरे साथ लिखते जाना, तुम्हारा पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया 2 घंटे के अंदर मैं खत्म करा दूंगा, तुम्हारा एकदम तैयार हो जाएगा। विद इन 2 आवर्स यू विल फिनिश द एंटायर चैप्टर, ठीक है ना। विद इन 2 आवर्स यू विल फिनिश द एंटायर चैप्टर। जिसको आता है उसका रिवाइज हो जाएगा, वरना मेरे साथ लिखते चले जाओगे तो पूरा कंसेप्ट 2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे बड़ा चैप्टर नहीं है। और पॉइंट नंबर डी, इसके बाद अंग्रेज सरकार ने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करने को बोला, यानी जो लोग थे उनका रिक्रूटमेंट बहुत ही फोर्सफुली करवाया कि आपको इंडिया के यहां पर आर्मी में अपना योगदान देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या हुआ? फॉलोइंग द ईयर्स, इन द ईयर, कहां पर? अब इसके बाद क्या हुआ? 1918 से लेकर 1919 एंड 1919 से लेकर 1920, इन ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा फेमीन हो गया था। फेमीन का हिंदी होता है बेटा भुखमरी। फेमीन हो गया था, यानी यहां पर क्या हुआ? फूड क्रॉप फेल्योर हो गया था। क्या हो गया था?
यानी फसलें जो हैं वो फेल हो गई थी। क्रॉप फेलियर होने की वजह से फूड क्राइसिस हो गया, और फूड क्राइसिस की वजह से फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होने लगे थे और इसके दाम आसमान चूमने लगे थे। ठीक है, तो एक तरफ फेमिन हुआ, दिस वाज प्लस साथ में और क्या प्रॉब्लम हुई, एक एपिडेमिक फैल गया था, और वो एपिडेमिक का नाम क्या था, उसका नाम था इन्फ्लुएंजा। उसका नाम था इन्फ्लुएंजा। तो इस दोनों रीजन की वजह से, यानी ये रीजन और ये रीजन, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये चीज यहां पर सामने आती है। अब इसके बाद प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग, आगे लिखिए, प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। चलिए देखिए, अब सत्याग्रह का आइडिया क्या है। गांधी जी, आपको पता है, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। प्लीज मेंशन दिस पॉइंट, सारा चीज लिख लो तो याद रह जाएगा। लिखिए, गांधी जी की बात करें तो गांधी जी बेटा, गांधी जी ही रिटर्न्स टू इंडिया इन 1915, और वो रिटर्न कहां से करते हैं, वो रिटर्न करते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में वो ऑलरेडी एक रेसिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वो एक रेसिस्ट यानी ब्लैक्स एंड वाइट्स की वो लड़ाई लड़ रहे थे, रेसिस्ट फाइट वो ऑलरेडी वहां लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी इस रेसिस्ट फाइट को कैसे लड़ा था, थ्रू अ वेरी वेरी नोवल मेथड। उनका एक बढ़िया अलग सा तरीका था, नोवल मेथड था। उस नोवल मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मेंशन करते हैं सर किस नाम से, सत्याग्रह। इसको हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह बेसिकली इज बेस्ड ऑन ट्विन प्रिंसिपल्स। सत्याग्रह दो प्रिंसिपल में बेस्ड है, एक है सत्य और दूसरा है अहिंसा। सत्य का मतलब हो गया ट्रुथ और अहिंसा का मतलब हो जाता है नॉन वायलेंस। प्लीज मेंशन दिस पॉइंट, लिख लीजिए। सत्याग्रह इज बेसिकली बेस्ड ऑन ट्विन प्रिंसिपल्स, ट्विन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ठीक है, अब ट्विन प्रिंसिपल्स मतलब क्या, यानी दो प्रिंसिपल्स। क्या क्या दो प्रिंसिपल्स थे, पहला प्रिंसिपल लिखिए, पहला प्रिंसिपल लिखिए सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है, सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, सत्य का मतलब होता है ट्रुथ। और दूसरा लिखिए अहिंसा, अहिंसा का मतलब लिखो बेटा नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। ठीक है ना, गांधी जी इज लाइक वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस। तो गांधी जी वाज लाइक दिस, आई डोंट लाइक वायलेंस। तो गांधी जी का सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट यह था कि अगर आपकी बातें जस्टिस हैं, जस्टिफाइड हैं, अगर आप बहुत ही सही बात कर रहे हैं, इफ द कॉज इज करेक्ट, देन यू डू नॉट नीड एनी फिजिकल टाइप ऑफ वायलेंस अपनी जीत दिलाने के लिए। मतलब आपको जीतने के लिए किसी भी प्रकार का फिजिकल फोर्स करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह है यहां पर सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अब जब गांधी जी इंडिया पहुंचते हैं बेटा, तो गांधी जी पहले अपने यहां पर 3 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। प्लीज राइट 3 लेबोरेटरीज ऑफ गांधी। मैं लेबोरेटरीज बोल रहा हूं, लेबोरेटरीज का मतलब यहां पर हो गया भाई, लेबोरेटरीज में क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो गांधी जी ने एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया। कहां एक्सपेरिमेंट किया, पहले उन्होंने रीजनल सत्याग्रह किए। तो आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा रीजनल सत्याग्रह गांधी के कौन कौन से थे, रीजनल सत्याग्रह। तो गांधी जी ने बेटा 3 रीजनल सत्याग्रह किए थे। चलिए उसके बारे में पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं। पहला यहां पर किया था उन्होंने चंपारण में। आपकी एनसीईआरटी इसकी डेट्स जो दे रहा है उस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। चंपारण इज अ प्लेस इन बिहार। ठीक है, चंपारण में गांधी जी पहुंचते हैं और गांधी जी चंपारण में ऑप्रेस्ड इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। एक बहुत ही ऑप्रेस्ड इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, ऑप्रेस्ड इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, इसकी लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही होती है। यानी यहां पर जो किसान है जो इंडिगो प्लांटेशन कर रहा था उसके अगेंस्ट यहां पर इसकी ये लड़ाई गांधी जी लड़ते हैं। इट वाज इन चंपारण। उसके बाद गांधी जी यहां पर एक मूवमेंट वो करते हैं, एक सत्याग्रह करते हैं खेड़ा में। ठीक है, खेड़ा। और खेड़ा में यहां पर क्या करते हैं, वो उन पीजेंट्स की मदद करते हैं जो फेमीन की वजह से, उन पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं जो फेमीन की वजह से अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। पीजेंट सपोर्ट करते हैं who were not able to pay revenue, not able to pay revenue because of famine, famine की वजह से वो नहीं पे कर पाते हैं। ठीक है ना, तो खेड़ा सत्याग्रह हो गया। इसके बाद थर्ड की बात करेंगे तो वो अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अहमदाबाद में यहां पर एक मिल होती है कॉटन मिल। तो अहमदाबाद में होता यह है कि वहां का जो ओनर है वो वेजेस का इशू क्रिएट कर देते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं अहमदाबाद में प्लेग फैल जाता है।
प्लेग फैलने की वजह से लोग वर्कर्स अपने अपने घर वापस जाने लगते हैं। अहमदाबाद मिल, ये जो मिल ओनर था वो उन वर्कर्स को रोकने के लिए उनकी वेजेस को इंक्रीज कर देता है, लेकिन जब मामला ठीक हो जाता है, जब बीमारी खत्म हो जाती है, तो वापस वो जब उनकी वेजेस को रिड्यूस करता है तो ये वर्कर्स मना करते हैं। वर्कर्स कहते हैं कि हम उस पुराने वाले रेट पे काम नहीं करेंगे, वी वांट द इंक्रीज्ड रेट्स। और यही मामला जो है इट बिकेम अ टसल बिटवीन द मिल ओनर एंड द मिल वर्कर्स। तो यहां पर मिल ओनर वर्सेस मिल वर्कर्स, तो मिल ओनर और मिल के वर्कर के बीच में यहां पर बहुत बड़ा टसल हो जाता है, मिल के वर्कर टसल हो जाता है। और इसी को सॉल्व करने के लिए गांधी जी जो है वो अहमदाबाद पहुंचते हैं। इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को? तो ये था गांधी जी का रीजनल सत्याग्रह। इसके बाद गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जो पहला पैन इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है, वो है रॉलेट सत्याग्रह। वो है बेटा रॉलेट सत्याग्रह। अब जरा कहानी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट, क्या बोला जाता है, ये फर्स्ट पैन इंडिया मतलब ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी। क्योंकि इससे पहले जो मूवमेंट आपने पढ़े चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, वो रीजनल हैं, वो किसी किसी रीजन्स में हुए थे। लेकिन यहां पर रॉलेट सत्याग्रह में फर्स्ट पैन इंडिया मूवमेंट हुआ। और ये जो मूवमेंट है ये क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए बेटा क्या हुआ कि 1919 आते आते रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज देश के अंदर बहुत बढ़ गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना। क्या हुआ था? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत इंक्रीज हो गई थी। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज क्या हुआ? बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को रोकने के लिए अंग्रेजों ने यहां पर एक लॉ बनाने की बात करी जिसको बोलते हैं रोलेट एक्ट। इंडियंस ने बहुत ज्यादा मना किया, इंडियंस ने बहुत ज्यादा इसको अपोज किया, लेकिन फिर भी इस रोलेट एक्ट को अंग्रेजों की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास कर दिया। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली इसने बहुत हरिडली पास किया, जल्दबाजी में पास किया। इंडियंस इसको अपोज कर रहे थे, फिर भी इस पर्टिकुलर एक्ट को पास कर दिया गया। गांधी जी ने काफी मना किया था, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। और जब ये एक्ट बन के आता है तो ये एक्ट आप देखोगे, दिस एक्ट बेसिकली गिव्स रिवॉल्यूशनरी वेरी इनॉर्मस पावर्स, काफी इनॉर्मस पावर्स दे गया। ये किसको? इनॉर्मस पावर्स दे गया। किसको? इनॉर्मस पावर्स गिवन टू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इनॉर्मस पावर्स मिल गई। और ये इनॉर्मस पावर्स आने की वजह से अब क्या हुआ, इस रोलेट एक्ट का क्या क्या प्रोविजन था वो देख लीजिए। देखिए, याद कर लीजिएगा 3 पॉइंट्स में रोलेट एक्ट को। पहला पॉइंट कि भैया जो भी व्यक्ति रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते पाया जाएगा, जो भी व्यक्ति रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करता पाया जाएगा, ठीक है, उसको पॉइंट नंबर बी 2 साल का 2 years ऑफ इंप्रिजनमेंट कर दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा 2 years ऑफ इंप्रिजनमेंट। एंड पॉइंट नंबर सी विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के, बिना उसको जज किए कि उसने ये काम किया भी है कि नहीं किया, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दिस वॉज दी प्रिंसिपल, दिस वॉज दी रोलेट एक्ट। इसका मतलब आपने वो काम किया है कि नहीं किया, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर शक भी हो गया कि आपने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करी है तो पुलिस आपको पकड़ेगी और उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल देगी। इसी वजह से इस पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग से, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन से याद रख सकते हैं। और वो क्या चीज है, चलिए देखिए बता देता हूं आपको। प्लीज मेंशन दिस और हमेशा के लिए याद कर लीजिए बेटा। क्या है वो? लिख लीजिए, लिख लीजिए नो अपील, लिख लीजिए नो अपील, लिख लीजिए नो वकील, नो वकील, और लिख लीजिए नो दलील। यानी आपकी किसी भी प्रकार की अपील को नहीं सुना जाएगा कि आपने वो काम किया भी है कि नहीं। दूसरी चीज, कोई आपको वकील नहीं मिलेगा, आपने आपकी बात को कोई पुट फॉरवर्ड करने के लिए कोई वकील नहीं मिलेगा, और आपकी दलील यानी कोई भी आर्गुमेंट्स आपके नहीं सुने जाएंगे। इस शॉर्ट तरीके को हम लोग यहां पर याद कर सकते हैं रोलेट एक्ट के नाम से। रोलेट एक्ट क्या होता है? रोलेट एक्ट मतलब नो अपील, नो वकील एंड नो दलील, ठीक है ना। अब जब रोलेट एक्ट यहां पर पास हो गया तो गांधी जी ने 6 अप्रैल को यहां पर क्या किया, गांधी जी ने हड़ताल क्रॉल कर ली। 6 अप्रैल को गांधी जी ने कहा कि हम लोग हड़ताल करेंगे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या कहा? हड़ताल करेंगे। और जब हड़तालें हुई तो रैलीज निकाली गई, रेलवेज को शट डाउन कर दिया गया, वर्कशॉप्स को बंद कर दिया गया, शहर में बहुत ज्यादा आगजनी होने लगी, जगह जगह लूटपाट होने लगी, दुकानों से सामान लूटा जाने लगा। यानी सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही थी। 10 अप्रैल को एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था,
उस पर अंग्रेजों की पुलिस ने काफी ज्यादा लाठीचार्ज कर दिया, लोग इससे नाराज हो गए, लोकल लीडर्स को उठाने लगे, जैसे कि सैफुद्दीन किचलू, राइट, इस तरह के लीडर्स को पुलिस उठा के जेल में डालने लगी। गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने के लिए मना कर दिया और फाइनली वहां पर अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो 6 अप्रैल को हड़ताल हुआ, 10 अप्रैल को यहां पर क्या हुआ, ऑल दीज एक्टिविटीज हुई जो मैंने अभी आपको एक्टिविटीज को एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। ये सारी एक्टिविटीज यहां पर जो बताया मैंने भी आपको कि रैलीज निकाली गई थी, रेलवे शॉप्स बंद कर दी गई थी, है ना, ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल रही थी 10 अप्रैल को। 13 अप्रैल का दिन था, मतलब यहां क्या हुआ, एक्टिविटीज हुई तो क्या हुआ, मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, मिलिट्री लॉ लग गया, यानी अब मिलिट्री के हाथ में कमान आ गई थी, मिलिट्री के हाथ में कमान जो है बेटा वो आ गई थी। 13 अप्रैल के दिन यहां पर लोग जो है वो जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हुए थे। 13 अप्रैल का दिन था, ठीक है, 13 अप्रैल के दिन में लोग जो है वो जलियांवाला बाग, विच इज इन अमृतसर, जलियांवाला बाग ये अमृतसर में है बेटा। यहां पर लोग इस बाग में इकट्ठा थे और इस बाग में इकट्ठा होने के 2 रीजन थे। पहला रीजन था, बहुत सारे लोग थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोलैट एक्ट। बहुत सारे लोग जो है वो रोलैट एक्ट के अगेंस्ट बेटा प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन था कि बहुत सारे लोग, बैसाखी का उस दिन त्योहार था, तो बैसाखी का जो फेयर है, मेला, उस फेयर को घूमने आए थे। लोगों को नहीं पता था, ये इनोसेंट लोग थे, इनको नहीं पता था, ये दूसरे गांव के लोग थे, इनको नहीं पता था कि अमृतसर में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां मार्शल लॉ लगा हुआ है। जनरल डायर को यह बात पता चलती है, जनरल डायर मार्चेस विद हिज मिलिट्री, और वो जो एग्जिट पॉइंट्स होते हैं उन एग्जिट पॉइंट्स को, जलियांवाला बाग के एग्जिट पॉइंट्स को बंद करवा देता है और फिर उसके बाद वहां पर अंधाधुंध फायरिंग होती है जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है। इफ यू हैपन टू विजिट अमृतसर, आप वहां जरूर जाइएगा, आपको वहां दीवारों पे अभी भी वो गोलियों के निशान मिलेंगे। वहां पर एक कुआं था जिसमें लोग जब भाग नहीं पाए तो उस कुएं के अंदर कूद गए। एक बड़ा ही दर्दनाक दिन था इंडियन हिस्ट्री में, एक बहुत ही इनफेमस डे कहा जाता है और बहुत ज्यादा इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है। इट इज वन ऑफ द ब्लैक डेज इन द इंडियन हिस्ट्री। जनरल डायर ने यहां पर ऑर्डर कर दिया था फायरिंग करने का, और दिस लेड टू द वेरी इनफेमस कॉल्ड एज द जलियांवाला बाग मैसेकर। प्लीज मेंशन दिस पॉइंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। यह बात समझ में आ गई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर पूरे जलियांवाला बाग के इंसिडेंट को यहां पर चेक करने के लिए इसके लिए एक इंक्वायरी बैठाई गई और यहां एक कमीशन गठित होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन इस बात को चेक करता है कि जो जनरल डायर ने किया वो सही किया या नहीं किया। हालांकि जनरल डायर को इस चीज की कोई भी सजा नहीं मिलती है। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गई भाई? हैं जी? ठीक है। चलिए, इज दिस पॉइंट क्लियर टू जलियांवाला बाग? अब यहां गांधी जी को ये लगता है कि यार अगर हमको अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है, अगर हम लोगों को अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है तो बहुत जरूरी है कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर लें, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स यहां पर बहुत अलग अलग हो रहे थे और गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है इन दी खिलाफत इशू। प्लीज मेंशन दिस पॉइंट। अच्छा, एक बात याद रखना, रोलैट एक्ट जब होता है और ये जलियांवाला बाग जब इंसिडेंट हुआ तो लोग और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। लोग ऑफिशियल बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंगों पे हमले करते हैं, शहरों में तोड़फोड़ होती है, बाजार लूटे जाते हैं, जगह जगह दुकानें जलाई जाती हैं, गाड़ियों को फूंक दिया जाता है और सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही थी। दैट इज वाई गांधी जी ने रोलैट सत्याग्रह को विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। रोलैट सत्याग्रह को विड्रॉ करने का यहां पर यह बहुत बड़ा रीजन है। क्लियर? अब गांधी जी को लगता है कि अगर हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हम लोगों को हिंदू मुस्लिम की यूनिटी करनी पड़ेगी और गांधी जी को यह अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन दी खिलाफत इशू। प्लीज मेंशन दिस पॉइंट। गांधी जी को यह अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन खिलाफत इशू। चलिए लिखिए, प्लीज मेंशन दिस पॉइंट। चलिए, खिलाफत इशू में क्या होता है, अब इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा। एक तरफ यहां पर होता है ब्रिटेन, ठीक है ना, एक तरफ ब्रिटेन था और एक तरफ यहां पर था टर्की। प्लीज अब कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एक तरफ था ब्रिटेन
एक तरफ था ब्रिटेन और दूसरी तरफ था टर्की, ठीक है ना। टर्की में उस वक्त बेटा ऑटोमन अंपायर चल रहा था। ऑटोमन अंपायर जो कि एक मुस्लिम अंपायर था, और इस ऑटोमन अंपायर का जो हेड था उसको हम लोग बोलते हैं कैलिफेट, और ये कैलिफेट को हिंदी में कहा जाता है खलीफा। कैलिफेट जो है वो इस्लामिक हेड भी कहा जाता है, जैसे क्रिश्चियन हेड इज पोप, वैसे इस्लामिक हेड इज कैलिफेट, ठीक है ना, खलीफा बोला जाता है। ब्रिटेन ने यहां पर अटैक कर दिया था, किसके ऊपर? ब्रिटेन ने टर्की के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है। और जब अटैक हुआ तो ऐसे रूमर्स फैल गए थे, अफवाह फैल गई थी। क्या अफवाह फैली? अफवाह ये फैली थी, अब अफवाह से एक शायरी याद आ गई, कि अफवाह थी, चलो बाद में सुनाएंगे। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। चलो, तो भैया यहां पर रूमर्स ये फैल गए कि इस अटैक के बाद टर्की यानी कैलिफेट के ऊपर बहुत ही हार्श ट्रीटी यहां पर लागू होने वाली है, हार्श ट्रीटी को इंपोज कर दिया जाएगा। इसी वजह से यहां पर जो इंडियन मुस्लिम्स होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। इंडियन मुस्लिम्स क्या होते हैं? इंडियन मुस्लिम्स यहां पर बेटा नाराज हो जाते हैं। इंडियन मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारे जो सरदार है, हमारा जो हेड है कैलिफ, उसके ऊपर ये हार्श ड्यूटी लगा रहे हैं, बहुत ही गलत काम है। और इंडियन मुस्लिम्स यहां पर जो है वो अंग्रेजों से गुस्सा आ जाते हैं। इंडियन मुस्लिम्स एंग्री फ्रॉम ब्रिटिश। जब ये एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं ब्रिटिश से, तो गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी दिखती है। गांधी जी को लगता है कि हिंदूज तो ऑलरेडी अगेंस्ट हैं अंग्रेजों के, अब हमारे इंडियन मुस्लिम्स भी अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके हैं, एंड दिस इज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम हिंदू मुस्लिम को यहां पर यूनाइट कर लें। गांधी जी टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। गांधी जी टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। अपॉर्चुनिटी किस बात की? अपॉर्चुनिटी इस बात की, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, ठीक है ना। गांधी जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो इसी से हो जाएगी, और हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गया तो अंग्रेजों को हम लोग क्या करेंगे? इजीली उनको यहां पर हरा सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज के लिए यहां पर एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। प्लीज मेंशन दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए यहां पर एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, और खिलाफत कमेटी बेटा बनती है एट बॉम्बे। ये बनाई जाती है एट बॉम्बे, ठीक है, इन द ईयर 1919 में बनाई जाती है। खिलाफत कमेटी बनाई गई तो इसको बनाया किसने? खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड बाय, प्लीज मेंशन दिस पॉइंट ऑल्सो, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड बाय, दो यहां पर अली ब्रदर्स होते हैं, अली ब्रदर्स, ठीक है। अली ब्रदर्स में क्या क्या नाम है? प्लीज मेंशन द नेम ऑल्सो, आपके एनसीईआरटी मेंशन करता है। एक है यहां पर मोहम्मद अली, और दूसरे ब्रदर थे इनके शौकत अली। इन दोनों ने मिलकर यहां पर बनाया खिलाफत कमेटी, और खिलाफत कमेटी बनाने के बाद अली ब्रदर्स ने गांधी जी के साथ बातचीत करी। अली ब्रदर्स ने क्या किया? गांधी जी के साथ बातचीत करी, क्या कोई मास एक्शन की गुंजाइश है, ठीक है। गांधी जी के साथ डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन किस बात का हुआ? डिस्कशन सर इस बात का हुआ कि क्या कोई मास एक्शन यहां पर लिया जा सकता है कि नहीं। जब इस तरह की बातें आई तो गांधी जी ने अपने अदर कांग्रेस लीडर को कैलकाटा सेशन में, गांधी जी ने कैलकाटा सेशन की बात करें, कैलकाटा सेशन जो कि 1920 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करेंगे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने की बात कैसे बोली गई? कि हम लोग उसको शुरू करेंगे ऑन 3 ग्राउंड्स, 3 ग्राउंड्स पे हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। पहला पॉइंट यहां पर उन्होंने बोला, फर्स्ट पॉइंट वाज पंजाब इनजस्टिस, यानी जो पंजाब में नाइंसाफी हुई, कौन सी नाइंसाफी? अमृतसर में जो हुआ जलियांवाला बाग में, उसके खिलाफ हम लोग यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। दूसरा पॉइंट, खिलाफत इशू, जो मुसलमानों के हेड खलीफा के ऊपर हमला किया गया, खिलाफत इशू के ऊपर हम लोग यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, हम लोग स्वराज के लिए, स्वराज की डिमांड करने के लिए, स्वराज मतलब हो गया सेल्फ रूल, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग स्वराज में हम लोग सेल्फ रूल की डिमांड करेंगे, हमको खुद अब रूल करने दिया जाए। ये 3 ग्राउंड्स थे जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की बात करी। गांधी जी का यह कहना था
कि हम लोग अभी ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम लोग यहां पर कोऑपरेट नहीं करें ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिश का रूल जो है वो इंडिया में सूनर और लेटर जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए फाइनली देखिए, जब गांधी जी ने ये एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन बाय गांधी, क्या गांधी जी का एक्सप्लेनेशन था, क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं? उनका कहना यह था कि हम लोग चूंकि यहां पर ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनका कहना यह था कि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं यहां पर कोऑपरेट। तो गांधी जी का कहना यह था कि अगर यही इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ अगर नॉन कोऑपरेट करेंगे तो ब्रिटिश का जो रूल है वो इंडिया में will soon come to an end। नॉन कोऑपरेट करेंगे तो उसका आउटकम क्या देखने को मिलेगा? गांधी जी ने क्या कहा, आउटकम क्या होगा? आउटकम ये होगा कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या हो जाएगा? विल कम टू एन एंड, वो यहां टोटली खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसीलिए इसके बाद क्या किया गया, फाइनली यू विल सी इन द दिसंबर जो सेशन हुआ था आईएनसी का, दिसंबर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कब हुआ था? 1920 में। यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी एनसीएम को एडॉप्ट कर लिया गया था। एनसीएम वाज एडॉप्टेड, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एनसीएम को एडॉप्ट कर लिया। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, बता दीजिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा था जब हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यहां पर टाइटल्स को सरेंडर कर देंगे। हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, हम लोग टाइटल सरेंडर कर देंगे। हम लोग बाइकआउट करेंगे, पुलिस का, आर्मी का, कोर्ट का, स्कूल्स का, लॉयर, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, इन सब को हम लोग बाइकआउट करेंगे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब देखिए यहां पर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया आपके एनसीईआरटी का। पार्ट 2 पे आते हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से चालू हुआ। गांधी जी का कहना यह था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इसलिए मौजूद हैं क्यों मौजूद हैं? क्योंकि हम लोग उनके साथ बेटा कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम लोग उनको कोऑपरेट ना करें, अगर हम लोग उनको नॉन कोऑपरेट करेंगे तो शायद ब्रिटिश का रूल जो है वो इंडिया में जल्दी से खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहां लॉन्च होता है, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया, चलिए देखिए, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग तरीकों से निकाला गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी ये मूवमेंट शहरों में कैसा चल रहा था, मूवमेंट इन टाउन्स, शहरों में ये मूवमेंट कैसा चल रहा था, ठीक है। उसके बाद ये मूवमेंट कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों में, गांव के एरिया में, मूवमेंट इन कंट्री साइड, यहां पर कैसा चला ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और तीसरा चीज यहां पढ़ेंगे हम लोग इस पार्ट में कि स्वराज किस तरह से डिमांड किया गया था, स्वराज इन प्लांटेशंस को किस तरह से डिमांड किया गया था, ये चीज यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहां 3 कैटेगरी इसलिए बताई गई हैं, यानी यहां ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं कि तुम अपने मैडम से बात कर लेते हो जल्दी से, अब उस वक्त नहीं कर सकते थे मैडम से बातें, ठीक है ना। अब उस वक्त तो भाई था ही तरीका नहीं था, कबूतर से चिट्ठी भेजी जाती थी, अब कबूतर जा रहा है, कबूतर जा जा जा, समझ रहे हो। तो अब भाई उस वक्त गांधी जी ने कहा कि नॉन कोऑपरेट करो, लेकिन नॉन कोऑपरेट कैसे करो, इस तरह का, इस चीज को लोगों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। शहरों में इसका मतलब अलग निकाला गया, गांव में इसका मतलब अलग निकाला गया, प्लांटेशंस मतलब जहां पर चाय, कॉफी, इन सब की खेती होती है ना, वहां पर इन सब का मतलब अलग निकाला गया। तो मूवमेंट इन टाउन्स अलग तरीके से चला, मूवमेंट इन कंट्री साइड अलग तरीके से चला, और स्वराज इन प्लांटेशंस यहां पर अलग तरीके से चला, ठीक है ना। अब क्या होता है यहां पर, ये चीज समझिए। शुरुआत करते हैं मूवमेंट इन टाउन से, किस तरह से ये मूवमेंट जो है वो टाउन्स में शुरू होता है। प्लीज राइट मूवमेंट इन टाउन्स, प्लीज लिखिए मूवमेंट इन टाउन्स, ठीक है। अब देखो ये मूवमेंट टाउन्स में कैसे स्टार्ट होता है, प्लीज सी, ये मूवमेंट टाउन्स में कैसे शुरू हुआ, ये बना लीजिए फ्लो चार्ट मेरे साथ, पहले तो बिना जल्दी जल्दी बना लीजिए। अब देखिए प्लीज सी, पॉइंट नंबर ए, टाउन्स की बात करेंगे तो वहां पर शहरों में मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा ओपी था, ठीक है ना, यानी मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन,
मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन क्या था, बहुत बढ़िया था। मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे थे वो लोग। दूसरा पॉइंट, जो स्कूल्स थे, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन के नाम पे सरकारी स्कूल्स को छोड़ दिया, स्कूल्स लेफ्ट, क्योंकि उन्होंने कहा ये अंग्रेजों के स्कूल है, हम इनके में नहीं जाएंगे। उसके अलावा पॉइंट नंबर सी, जब बच्चों ने छोड़ दिया तो टीचर्स और जो हेडमास्टर्स थे, टीचर्स एंड हेडमास्टर्स, उन्होंने भी इस स्कूल को छोड़ दिया। टीचर्स एंड हेडमास्टर्स ने भी क्या किया, उन्होंने स्कूल्स को छोड़ दिया। और फाइनली यहां देखिए, जो लॉयर्स थे उन्होंने भी अपना प्रोफेशन को बायकॉट कर दिया। तो जब कोर्टों में लॉयर्स नहीं जाएंगे तो केस कौन लड़ेगा? लॉयर्स बायकॉटेड देयर प्रोफेशन, उन्होंने भी अपने प्रोफेशन को बायकॉट कर दिया, बायकॉटेड प्रोफेशन, ठीक है ना, प्रोफेशन को बायकॉट कर दिया। और पॉइंट नंबर यहां पर ई की बात करेंगे, पॉइंट नंबर ई, कि जो यहां इलेक्शंस होने थे, इलेक्शंस को भी बायकॉट किया गया सारी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। बायकॉटेड इलेक्शंस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने बायकॉट कर दिया एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी ने इस पर्टिकुलर इलेक्शंस को बायकॉट नहीं किया था, ठीक है ना, जस्टिस पार्टी ने इस इलेक्शंस को बायकॉट नहीं किया था। ये तो है जो शहरों में मूवमेंट चल रहा था। अब इसका देखो, यहां पर आप देखोगे एक इकोनॉमिक इंपैक्ट भी देखने को मिलता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इकोनॉमिक इंपैक्ट, ये भी बेटा आपका सवाल आता है, देखो ये भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आज ही मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आता है कि भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इंपैक्ट क्या था शहरों के अंदर। आपको 1 2 3 4 5 या 4 पॉइंट में आएगा, आप उसको लिख के आ जाना, पूरे के पूरे नंबर बेटा आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि भैया क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। चलिए देखिए, इकोनॉमिक इंपैक्ट किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। बना लीजिए मेरे साथ ये फ्लो चार्ट जल्दी से, चलिए देखिए फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर पॉइंट नंबर ए, प्लीज सी पॉइंट नंबर ए, क्या था इनका इकोनॉमिक इंपैक्ट। पहला इकोनॉमिक इंपैक्ट था कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया गया, जो विदेशी कपड़े गुड्स थे, फॉरेन गुड्स वेर बायकॉटेड, उनको एकदम से उनका बहिष्कार कर दिया गया कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, अंग्रेजों के जब चीजें बिकेंगी नहीं तो उनको घाटा हो जाएगा, यानी इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं, उनको इकोनॉमी उनका घाटे में चली जाएगी, उनको फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से इंडियंस ने कहा कि हम लोग फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, लिकर शॉप्स को पिकेट करने लगे, यानी लिकर शॉप्स के अंदर जो है जाने से मना कर दिया लोगों को, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। अब जब लोग इन लिकर शॉप्स पे नहीं जाएंगे भैया, जब लोग जो है वो दारू नहीं पिएंगे तो घर पे पिटाई कम होगी आप लोगों की, है कि नहीं। तो लिकर शॉप्स पिकेट करने लगे, मतलब लिकर शॉप्स के अंदर एंट्री बंद हो गई, लोग दारू नहीं पी पा रहे हैं। अब इस अल्कोहल के ना पीने की वजह से सरकार को आमदनी कम हो रही है, क्योंकि लिकर शॉप से बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा लगता है और सरकार की आमदनी इस पर्टिकुलर जगह से बहुत ज्यादा आती है, ठीक है ना। तो लिकर शॉप्स पिकेट करने लगे। थर्ड पॉइंट यहां पर क्या था, फॉरेन क्लॉथ जो आया उसको जला दिया, फॉरेन क्लॉथ वॉज बर्न्ड। कपड़ा कहते पहनेंगे फेंकना, के हम जला देंगे कपड़े को, वायलेंस कर देंगे, तो फॉरेन क्लॉथ को बर्न कर दिया गया। पॉइंट नंबर डी, अब इसके बाद क्या किया, फॉरेन ट्रेड हाफ हो गया, फॉरेन ट्रेड जितना हो रहा था वो टोटल क्या हुआ, गिर गया, और फॉरेन ट्रेड गिरकर हाफ कर दिया गया, आधा हो गया। इसके अलावा पॉइंट नंबर ई यहां याद रखिएगा, पॉइंट नंबर ई कि जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया कि हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। यानी यहां पर क्या हुआ, ट्रेडर्स एंड जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स और जो मर्चेंट्स हैं, उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया, फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, ट्रेड करने से रेफ्यूज कर दिया कि भैया हम तो यहां पर ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है। ये इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट था। बात यह है कि इकोनॉमिक इंपैक्ट और जो आप मूवमेंट देख रहे थे किस तरह से शहर में चला, उसके यहां पर कुछ लिमिटेशंस भी थे, और ये पूरी तरह से बहुत अच्छे से ये मूवमेंट नहीं चल पाया क्योंकि कुछ खामियां थी। और वो लिमिटेशंस क्या थे, चलिए देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या क्या है, आपके एग्जाम में अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 4 पॉइंट लिख के आ जाएगा, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, बना लीजिए इसका फ्लो चार्ट मेरे साथ फिर से, प्लीज मेक द फ्लो चार्ट। ये बना लीजिए, ये बना लीजिए और ये बना लीजिए, ठीक है। अब पॉइंट नंबर ए पे आइए जरा जल्दी से। पॉइंट नंबर ए, पहला क्या लिमिटेशन था, पहला लिमिटेशन ये था बेटा कि जो मिडिल क्लास था, जिसका अभी तक मैंने आपको बताया कि बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था,
मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन तो काफी, मिडिल क्लास एक्टिव काफी था, लेकिन एक इसका लिमिटेशन ये था कि मिडिल क्लास का नंबर बहुत ज्यादा लेस था। मिडिल क्लास लेस इन नंबर, बहुत ज्यादा नंबर में मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जितने लोग कर रहे थे वो एक्टिवली कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर्स में यहां पर नहीं किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, यानी जो अपने नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां ये पढ़ाई लिखाई होगी, वो इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में थे, ये इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा लेस थे। इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो मजबूर हो गए और वो सरकारी स्कूलों में जाके पढ़ने लगे। तो स्टूडेंट्स रिटर्न टू स्कूल्स, स्टूडेंट्स रिटर्न हैड टू रिटर्न टू स्कूल, स्टूडेंट्स रिटर्न टू स्कूल, वो स्कूल में वापस चले गए। ठीक है, अब जब बच्चे वापस पहुंचेंगे तो पॉइंट नंबर सी, टीचर्स ऑल्सो रिटर्न टू स्कूल, भैया उनको भी तो पढ़ाना लिखाना है ना। टीचर्स रिटर्न टू स्कूल, टीचर्स भी वापस हो गए, टीचर्स भी वापस आ गए। ठीक है ना। और इसके बाद जो लॉयर्स थे जिन्होंने अपना प्रोफेशन बाइकआउट किया था, लॉयर्स ऑल्सो रिटर्न टू देयर प्रोफेशन, लॉयर्स रिटर्न टू देयर प्रोफेशन, वो भी अपने प्रोफेशन में वापस आ गए। ठीक है ना। और पॉइंट नंबर ई, यहां पर आपने फॉरेन क्लॉथ को तो जला दिया, आपने कहा फॉरेन क्लॉथ नहीं पहनेंगे। ठीक है भैया, पहनाओगे क्या? आपने ऑल्टरनेटिव दिया था, क्या आपने ऑल्टरनेटिव दिया कि हम लोग खादी पहनाएंगे, बट द प्रॉब्लम वाज खादी वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, खादी बहुत ज्यादा क्या थी? एक्सपेंसिव। तो कपड़े सिलवाना हो तो ढूंढ लो दर्जी, वो ये कह रहे थे कपड़े सिलवाना हो तो ढूंढ लो दर्जी, क्योंकि पहनना तो पड़ेगा आपको खादी। ठीक है, और नंगू पंगू घूमना है तो आपकी मर्जी। क्लियर? तो भाई साहब ये क्या हुआ? लिमिटेशंस थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिमिटेशन के बाद बात ये आती है कि किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। भाई कौन कौन थे जो पार्टिसिपेट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, उनके लोगों को हम लोग बात करेंगे। मतलब ये तो नहीं, हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि टाउन्स के अंदर तो मूवमेंट हो गया, अब कंट्री साइड के अंदर ये मूवमेंट कैसे होता है। प्लीज मेंशन दिस पॉइंट, मूवमेंट इन कंट्री साइड। लिखिए, मूवमेंट इन कंट्री साइड। कैसे ये मूवमेंट अब शहरों के अंदर चल रहा था। मूवमेंट इन कंट्री साइड लिख लीजिए, जल्दी आ जाइए। मूवमेंट इन कंट्री साइड। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं नंगू पंगू। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो मूवमेंट इन कंट्री साइड की बात करेंगे भाई साहब। तो पहले ये देखो, मूवमेंट में एग्रीरियन राइट्स देखने को मिलते हैं, यानी बहुत ज्यादा ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड राइट्स होने लगते हैं। कंट्री साइड की बात कर रहे हैं, गांव के एरिया में। दूसरा, नाई धोबी बंद देखने को मिलता है। नाई मतलब हो गया बार्बर और धोबी मतलब हो गया वॉशरमैन, जो तुम दोनों बन जाओगे अगर तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे। तो नाई धोबी बंद देखने को मिलता है, यानी इन नाई और धोबियों ने अपनी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया। पॉइंट नंबर सी की बात करेंगे तो अवध किसान सभा बनाई गई थी। अवध किसान सभा यहां पर फॉर्म होती है। अवध किसान सभा के बाद बात करेंगे तो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि यहां पर ट्राइबल्स का एक अलग ही इंटरप्रिटेशन होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ट्राइबल्स भी तो आपको ग्रामीण इलाकों में मिलेंगे। ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज वाज टोटली डिफरेंट। तो इन 4 पॉइंट्स को हम लोग इस हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज, ट्राइबल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज। यहां तक बात क्लियर हो रही है? एक बार मुझे बता दो, एवरीथिंग इज गोइंग क्लियर? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बता दो, फिर मूवमेंट इन कंट्री साइड को पढ़ें आगे। हाँ जी, एवरीथिंग इज क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, एग्रेरियन राइट्स से शुरू करते हैं। प्लीज गिव दी हेडिंग एग्रेरियन राइट्स, प्लीज गिव दी हेडिंग एग्रेरियन राइट्स। अब एग्रेरियन राइट्स का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर से रिलेटेड राइट्स हुए। क्या राइट्स हुए, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, एग्रेरियन राइट्स की बात करेंगे तो ये राइट्स किए किसने? ये राइट्स किए थे पीजेंट्स ने और वर्कर्स ने। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अरे पढ़ा तो रहे हिंदी में भाई साहब, क्यों परेशान हो रहे हो? है जी, चलो आ जाओ। पहला पॉइंट यह आ गया, एग्रेरियन राइट्स। पहला सवाल आता है, सर किसने किया? इसको किया था पीजेंट्स ने और ट्राइबल्स ने। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स ने इस पर्टिकुलर एग्रेरियन राइट्स को किया। सवाल ये आता है क्यों किया? वाई। अगला सवाल आता है एग्रेरियन राइट्स क्यों हुए? वाई। अब ये एग्रेरियन राइट्स क्यों हुए, इसके लिए एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, जल्दी से बता देता हूं क्यों हुए थे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देख लो क्यों हुए, देख लो। पॉइंट नंबर ए, समझ लीजिए जरा क्यों हुए ये एग्रीरियन राइट्स, ऐसी क्या खास बात थी। पॉइंट नंबर ए, ये जो यहां पर जो ताल्लुकदार थे और जो लैंडलॉर्ड थे, ये ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड ने काफी ज्यादा हाई डिमांड कर दी थी रेंट की।
ताल्लुकदार और जो लैंडलॉर्ड थे, इन लोग ने काफी ज्यादा बड़ी हाई डिमांड कर दी थी। किसकी डिमांड कर दी थी? हाई रेंट की डिमांड, हाई रेवेन्यू की डिमांड कर दी कि भैया हमको ज्यादा पैसे चाहिए, ठीक है, हाई रेवेन्यू की डिमांड कर दिया, पैसे दो। ऊपर से क्या हुआ कि इन ट्राइबल्स और इन पीजेंट्स को नो राइट्स, कोई भी किसी प्रकार का राइट्स नहीं दिया गया। नो राइट्स टू पीजेंट्स, इनको किसी भी राइट का तरह का राइट्स नहीं दिया गया। पॉइंट नंबर सी, नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब, इनको किसी भी प्रकार की जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब, भाई कभी भी निकाल के फेंक देंगे लात मार के जॉब से। और पॉइंट नंबर डी, इनका क्या हुआ, यहां पर बहुत ज्यादा इनको बेगार कराते थे। बेगार मतलब क्या हुआ? फोर्स्ड टू डू बेगार, फोर्स्ड टू डू बेगार। बेगार का मतलब होता है दैट यू आर मेड टू वर्क विदाउट वेजेस। हिंदी वर्जन बेटा, मतलब आपको बिना तनख्वाह दिए, बिना वेजेस दिए आपको काम कराया जाएगा, ये होता है बेगार। लिख लो, वर्क विदाउट वेज, वर्क विदाउट वेज, ठीक है, इसको बोलते हैं बेगार। तो भाई साहब इन सारे ये जो आपके पूरे पीजेंट्स थे, इनकी डिमांड क्या थी कि हमारा रेवेन्यू को कम कर दिया जाए। इनकी डिमांड थी कि हमको राइट्स दिए जाएं। इनकी डिमांड थी कि हमको जॉब में सिक्योरिटी दी जाए। इनकी डिमांड थी कि हमको क्या किया जाए, हमको यहां पर वेजेस दी जाए। ये सारी डिमांड्स की जो थी, ये सारी जो डिमांड्स थी, इन डिमांड्स को पुट फॉरवर्ड करने के लिए एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, एंड दैट हिज नेम इज बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र, प्लीज राइट, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र पहले फिजी में रह चुके हैं। ही वॉज अर्लियर इन फिजी एंड ही वॉज वर्किंग देयर एज एन इंडेंचर्ड लेबर। वो वहां पर इंडेंचर्ड लेबर की तरह वहां पर काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये बात है यहां पर एग्रीरियन राइट्स की। इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ भैया, तुम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट तुम लोगों को थ्योरी लिखनी पड़ेगी। खाली फ्लो चार्ट से काम नहीं चलने वाला है, खाली फ्लो चार्ट से काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों को थोड़ी बहुत क्या थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी के बाद आप चाहो तो आप वहां फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ आपको फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। वहां आप जाइएगा, आपको डाउनलोड करिएगा, नहीं किया है तो, और जाने ऐप पे आप वॉरियर बैच पे क्लिक करिएगा। वॉरियर बैच में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब आइए यहां पर इसके अलावा क्या होता है। इसके अलावा हमने पॉइंट 2 क्या बताया था कि नाई और धोबी बंद मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। लिखिए, अब क्या हुआ, नाई और धोबी, नाई और धोबी लिख लीजिए। दूसरा मूवमेंट क्या हुआ, नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद। मतलब यह हुआ कि जो नाई थे, यानी जो बार्बर्स थे और धोबी जो यहां पर वॉशरमैन थे, उन्होंने अपनी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है ना। क्या किया? सर्विसेज टर्मिनेटेड, अपनी सर्विसेज को यहां टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेट करने के बाद हुआ क्या इससे कि भैया जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो बड़े बड़े ताल्लुकदार थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनको उनके बाल काटना बंद कर दिया। ना बाल काटेंगे, ना तुम्हारे कपड़े धोएंगे, ठीक है ना। इन्होंने ये चीज बोल दिया। तो नाई धोबी बंद में ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे बेटा कि इसके अलावा क्या हुआ, और इसके अलावा गांधी जी यहां पर अवध किसान सभा फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? अवध किसान सभा। अब ये किसान सभा किसने बनाई? दिस किसान सभा वॉज मेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इसको बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। एंड लेटर ऑन प्लस बाबा रामचंद्र भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। बाबा रामचंद्र इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। बाबा रामचंद्र इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये एक ऐसी सभा थी जो लोगों के ग्रीवियांसेस को सुनती थी। ग्रीवियांसेस का हिंदी होता है कि लोगों की तकलीफों को सुनती थी, लोगों की प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करती थी। गांव गांव जाकर लोगों के प्रॉब्लम्स को सुना जाता था और उनकी प्रॉब्लम्स को यहां पर सॉल्व किया जाता था, ठीक है ना। तो ये चीज ये अवध किसान सभा करती थी। अब ये जो किसान सभा और ये सारे जो मूवमेंट आप देख रहे हो, मतलब ये जितना भी चीज आप देख रहे हो, अभी एग्रीरियन राइट्स हो रहे हैं कंट्री साइड में, नाई धोबी बंद मूवमेंट होने लगा, उसके अलावा अवध किसान सभा बनाने लगी। तो जितने भी ये पीजेंट मूवमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जितने भी आपको पीजेंट्स मूवमेंट देखने को मिल रहा है, पीजेंट मूवमेंट है ना, ये सारे पीजेंट्स की मूवमेंट है ना गांव के अंदर, तो ये सारे मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, काफी वायलेंट होने लगते हैं। और यहां पर जो ताल्लुकदार होते हैं, जो यहां पर आपके मर्चेंट्स होते हैं, उनके घरों को अटैक करने लगते हैं।
ताल्लुकदार, मर्चेंट्स, इनके हाउसेस अटैक होने लगते हैं, अटैक करने लगते हैं, हाउसेस को अटैक कर दिया। इसके अलावा आप देखोगे क्या हुआ, इसके अलावा जो मार्केट्स है वहां पर लूट होने लगती है, मार्केट्स लूटेड, यानी लोग मार्केट को लूटने लगते हैं। इसके अलावा ग्रेन्स की होल्डिंग होने लगती है, ग्रेन्स होल्डिंग होने लगती है, यानी लोग ग्रेन्स को अपने पास जमा करने लगते हैं, और ये जो सारा काम यहां पर हो रहा होता है, ऑल दिस इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ गांधी जी, ठीक है ना, इन नेम, एवरी एक्शन was been done in the name of Gandhi, in the name of Gandhi, गांधी जी के नाम पे ये सारा काम किया जा रहा था। गांधी जी कह रहे हैं ऐसा करो, गांधी जी कह रहे हैं वैसा करो, ठीक है। तो हर चीज गांधी जी ने एनसीएम की कॉल किया, लेकिन बात यह है कि गांव के एरियाज में लोगों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करने लगा। भाई साहब, कोई जो है एग्रीरियन राइट कर रहा है, कोई नाई और धोबी की सर्विसेज को बंद कर दे रहा है। अरे नॉन कॉपरेशन का मतलब ये थोड़ी है कि भाई साहब आप धोबी की सर्विसेज बंद कर दोगे, आप एग्रीरियन राइट्स कर दोगे, ये सब थोड़ी हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है ना, ये चीज यहां पर होने लगी। तो ये जो पीजेंट मूवमेंट है काफी वायलेंट हो गया और गांधी जी के तरीके से एकदम अलग हो गया, क्योंकि गांधी जी हमेशा वायलेंट तरीका नहीं चाहते थे। गांधी जी ऑलवेज वांटेड नॉन वायलेंट तरीका, बट यहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिलने लगा था। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3, ट्राइबल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज। प्लीज राइट ट्राइबल्स इंटरप्रिटेशन। अब ट्राइबल्स ने क्या इंटरप्रेट किया? ट्राइबल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज, क्या इसका मतलब था? चलिए देखिए। अब देखिए ये कहां पर हुआ, ये हुआ था यहां पर। देखिए क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में एक गुडिम हिल्स है, आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा क्या? आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा गुडिम हिल्स, ठीक है। ये हिल्स का नाम है गुडिम हिल्स। जल्दी मेरे साथ लिखते जाओ, मेरे साथ लिखते जाओगे बेटा, मैं आपको 2-2.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा, ठीक है ना। ग्रेन्स का मतलब अनाज होता है बेटा, ठीक है। अब देखो यहां क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के गुडिम हिल्स में यहां क्या हुआ, क्या हुआ आंध्र प्रदेश के गुडिम हिल्स में? यहां पर लोगों ने, यानी इन ट्राइबल्स ने क्या किया, दीज ट्राइबल्स ये लोगों ने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया, गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया, यानी एक तरीके से ये लोग लड़ाई लड़ने लगे, ठीक है। और गुरिल्ला वॉरफेयर ट्राइबल्स का स्टार्ट करने का मतलब ये था कि यहां बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा। अगेन देखो, क्या गांधी जी का तरीका था वायलेंस का? नहीं, लेकिन ट्राइबल्स ने क्या इंटरप्रेट किया कि हमको वायलेंस करना है। ये वायलेंस इन्होंने क्यों किया, ये वायलेंस क्यों किया? ये वायलेंस इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट लॉज बने थे, और वो फॉरेस्ट लॉज जो है अब जो ट्राइबल्स हैं उनको डिनाई कर रहे थे। क्या क्या? ट्राइबल्स डिनाइड। अब इन फॉरेस्ट लॉज ऐसे बना दिए गए थे जिसके तहत ट्राइबल्स को डिनाई कर दिया गया था। क्या 3 चीजें डिनाई कर दी गई थी। पहला, कि वो इन जंगलों में कैटल ग्रेजिंग नहीं करेंगे, कि वो इन जंगलों में कैटल ग्रेजिंग नहीं कर सकते, अपने जानवरों को नहीं चराएंगे। दूसरा पॉइंट, कलेक्ट फ्यूल वुड, वो फ्यूल वुड को कलेक्ट नहीं करेंगे। एंड कलेक्ट फ्रूट्स, वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो हैं वो डिनाई कर दी गई थी ट्राइबल्स को। तो ट्राइबल्स को लगा, ठीक है, ट्राइबल्स को लगा, जस्ट अ मिनट, तो ट्राइबल्स को लगा कि उनकी लाइवलीहुड, उनकी इन सब चीजों को छीन लिया गया है, ठीक है ना, उनकी इन सब चीजों को छीन लिया गया। वो और ज्यादा एंग्रेव्ड हो गए, और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि उनकी उसकी वजह से वो लोग रिबल कर देते हैं। तो गुडिम हिल्स में काफी बड़ा यहां पर रेबिलियन देखने को मिलता है। ये बात समझ में आ गया? ऐसे में यहां पर एक आदमी का नाम सामने आता है जो इन ट्राइबल्स को गाइड करता है, ठीक है। अब समझिए यहां क्या हुआ, प्लीज राइट। अब क्या हुआ कि जब ये सब चीजें हुई, ट्राइबल्स को फॉरेस्ट लॉज के थ्रू मना कर दिया गया, तो इसका आउटकम देखने को क्या मिला? इसका आउटकम देखने को ये मिलता है क्या? पहला पॉइंट, ट्राइबल्स एंग्री हो गए। उनको क्या लगा? उनको लगा कि उनका लाइवलीहुड छीन लिया गया, लाइवलीहुड, ठीक है, टेकन अवे, ठीक है, टेकन। लाइवलीहुड के साथ साथ नॉट ओनली लाइवलीहुड, डिनाइड द ट्रेडिशनल राइट्स, जो उन ट्राइबल्स को ट्रेडिशनल राइट्स मिले थे, डिनाइड, वो ट्रेडिशनल राइट्स को भी उन ट्राइबल्स को अब डिनाई कर दिया गया, क्योंकि ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल राइट्स थे, जैसे कि जंगलों से
कुछ चीजें कलेक्ट करना, ये सब करना, ये इनका काम होता था ट्राइबल्स का, ये लोग करते थे। लेकिन ऐसा लॉ बन गया कि आप जंगल में कुछ करेंगे नहीं, आप जंगल में एंटर नहीं करेंगे, वहां कुछ कैटल ग्रेजिंग नहीं करेंगे, वहां से कुछ इकट्ठा करके नहीं लाएंगे, ये सारी चीजें यहां पर बोला था। ठीक है, तो ट्राइबल्स को लगा कि ट्राइबल एग्री हो गए, उनको लगा कि हमारा लाइवलीहुड छीन लिया गया, नॉट ओनली लाइवलीहुड, हमारा ट्रेडिशनल राइट्स को भी क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया। ऐसे में इन ट्राइबल्स की बात को आगे रखने के लिए एक आदमी का नाम सामने आता है, एंड ही इज एलुरी सीताराम राजू। एलुरी सीताराम राजू। एलुरी सीताराम राजू क्या कहते हैं भाई साहब? एलुरी सीताराम राजू कहते हैं कि भाई साहब मैं ऐसा आदमी हूं ना, मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं। ही यूज्ड टू क्लेम, वो क्लेम कर रहा था कि मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेशल पावर्स हैं। ही वॉज क्लेमिंग, वो कह रहा था भाई साहब मेरे छाती में अगर बुलेट भी लग जाएगी ना, बुलेट लग जाएगी ना छाती में, तो भी मैं सरवाइव कर जाऊंगा। ठीक है, तो भी मैं सरवाइव कर जाऊंगा। वो कह रहा था कि आई कैन हील पीपल, किसी को चोट लग जाएगी तो मैं इनको हील कर लूंगा। मैं बहुत ज्यादा अच्छे बढ़िया एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शंस कर सकता हूं कि तुम्हारे साथ कल क्या होने वाला है। ये सब बातें वो यहां पर प्रिडिक्ट ये यहां बोल रहा था। अब ऐसे में हुआ ये कि भैया इस एलुरी सीताराम राजू को लोग भगवान मानने लग गए कि भैया ये जो बोल रहा है बहुत बढ़िया बातें बोल रहा है। ठीक है, तो एलुरी सीताराम राजू की बात करेंगे तो एक तरफ तो एलुरी सीताराम राजू एक तरफ तो वो इंस्पायर्ड था, किससे? इंस्पायर्ड बाय एनसीएम। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। ठीक है, वो कह रहा था कि भैया ड्रिंक मत करो, पीने से क्या होता है, बच्चों की पिटाई हो जाती है घर पे। ठीक है ना, ड्रिंकिंग अवॉइड करो। वो लोगों से कहता था, खुद अवॉइड करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहता था ड्रिंकिंग अवॉइड करो। वो कहता था खादी पहनो, खादी पहनने के लिए बोलता था, ड्रिंकिंग अवॉइड करने के लिए कहता था। ठीक है ना, इंस्पायर्ड था एनसीएम से। बट एट द सेम टाइम उसने एक बात और बोल दी, उसने कहा कि अगर हमको ट्राइबल्स का अपलिफ्टमेंट चाहिए, ट्राइबल्स का वेलफेयर करना है हमको, तो भैया हमको यहां पर क्या होगा, हमको यहां पर रिक्वायरमेंट है फोर्स की, हमको यहां फोर्स का फायदा यहां पर लेना पड़ेगा, तभी जाके हम इस पर्टिकुलर ट्राइबल्स को अपने यहां बचा सकते हैं। इसका मतलब यहां पर यह हुआ, कि एलुरी सीताराम राजू ने कहीं ना कहीं इस वायलेंस की बात कर दी, और इसी की वजह से, इस वायलेंस की बात करने की वजह से ही गुडिम में क्या हुआ, गुडिम हिल्स में क्या हुआ, रिबल हो जाता है। गुडिम ट्राइबल्स जो है वो रिबल कर देते हैं, और रिबल करने में क्या करते हैं, रिबल करने में क्या हुआ, रिबल में आप देखोगे कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको मारा जाने लगा। यही ट्राइबल्स मार रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा। उसके अलावा जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस को अटैक किया, पुलिस अटैक ऑन पुलिस, ऐसे लिख लो, पुलिस अटैक नहीं किया, अटैक ऑन पुलिस देखने को मिलता है। ठीक है ना, पुलिस पे अटैक कर दिया गया, और इसी वजह से जब इंसिडेंट हुए तो एलुरी सीताराम राजू को, एलुरी वॉज अरेस्टेड, एलुरी को अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद क्या किया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। ठीक है ना, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उसको फिर जेल पे फांसी के फंदे पे लगा दिया गया। ही वॉज एग्जीक्यूटेड। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई, यहां तक पॉइंट तो क्या हो गया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया एलुरी सीताराम राजू को। दिस इज द एंटायर जो कॉन्सेप्ट था कंट्री साइड के अंदर। अब इसके बाद लिख लो स्वराज इन प्लांटेशंस, प्लीज गिव दी हेडिंग स्वराज इन प्लांटेशंस। छोटा सा पॉइंट है, स्वराज इन प्लांटेशंस मेंशन करिए, स्वराज इन प्लांटेशंस। क्या हुआ देखिए जरा यहां पर। अब देखो, प्लांटेशन वो जगह होती है बेटा जहां पर चाय और कॉफी एटसेट्रा, इन सब बगानों की, इन सब के बगान होते हैं, यानी खेत होते हैं। यहां पर कॉफी और एटसेट्रा, चाय एटसेट्रा की खेती होती है। तो यहां पर इन स्वराज में जो वर्कर्स काम कर रहे थे, उन वर्कर्स जो थे वो बाउंड थे एक एक्ट के ऊपर, और उस एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। उस एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के तहत यहां क्या कहा गया था, इस एक्ट के तहत यह कहा गया था कि भाई साहब आप जो है ना, अगर कोई प्लांटेशन फील्ड है, फॉर एग्जांपल कोई प्लांटेशन फील्ड है, तो इस प्लांटेशन फील्ड के आप बाहर नहीं जा सकते। प्लांटेशन फील्ड के बाहर वर्कर्स को जाने से मना कर दिया। यानी प्लांटेशन फील्ड के बाहर क्या हुआ,
जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स को कहा गया कि आप कन्फाइन हो गए हैं, उनको कन्फाइन कर दिया गया, आप इन फील्ड से बाहर नहीं जा सकते, और अगर जाओगे तो आपको हम पनिश करेंगे। जब इन प्लांटेशन वर्कर्स को पता चला गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, जब उनको पता चला गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो ये लोग ने क्या किया, इन लोगों को पता चला किसके बारे में, एनसीएम के बारे में, तो ये लोग ने इस प्लांटेशन फील्ड्स को छोड़ दिया। ठीक है, दे लेफ्ट प्लांटेशन फील्ड, मतलब इन लोगों को मना किया गया कि आप लोग प्लांटेशन नहीं छोड़ सकते, आप लोग अपने घर की तरफ नहीं जा सकते, इनको घर जाने को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता था अगर ये घर चले जाएंगे तो इस प्लांटेशन में काम कौन करेगा, इसलिए इनको घर जाने का मना कर दिया। लेकिन जब इन प्लांटेशन वर्कर्स को पता चला कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रखा है, तो भाई साहब ये लोग घर की तरफ निकल गए। दे लेफ्ट प्लांटेशंस, और वो अपने घर की तरफ, होम की तरफ जाने लगे। लेकिन रास्ते में इन दी वे उनको पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस पकड़ लेती है, और पुलिस कटने के बाद ब्रूटली बीटन उन सारे लोगों को, प्लांटेशन वर्कर्स को बहुत ज्यादा मारा जाता है, प्लांटेशन वर्कर्स को बहुत ज्यादा मारा जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका स्वराज इन प्लांटेशंस। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां क्लियर हो गया कि नहीं हो? क्लियर हो गया। राजू को क्यों किया गया? राजू को इसलिए किया गया क्योंकि राजू ने भड़काया ना उन ट्राइबल्स को कि रिवोल्ट करो, यूज ऑफ वायलेंस करो। ये बात समझ में आ गई? हाँ, पर वो अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाते। दिस इज स्वराज इन प्लांटेशंस। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब इतना वायलेंस होने लगता है तो गांधी जी को लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, गांधी जी का तरीका कभी भी ये नहीं होता है। दैट इज वाई गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि हम इसको विड्रॉ कर लेंगे। गांधी जी ये चीज सोच ही रहे थे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो जाता है इन द इंडियन हिस्ट्री, जिसको हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं। चौरी चौरा बेसिकली एक पुलिस थाने का नाम है, एक जगह पुलिस थाना है यहां पर। और हुआ क्या कि इस जगह पीपल, दे वर बेसिकली व्हाट दे वर डूइंग, पीपल वेर डूइंग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन दी मार्केट। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था मार्केट में, लोग पीसफुली बहुत शांति से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन मार्केट। पुलिस आती है और पुलिस क्या करती है, पुलिस इनके ऊपर अटैक कर देती है। पुलिस क्या करती है, इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, मतलब इनके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है। लाठीचार्ज करने की वजह से क्या होता है कि ये लोग गुस्सा आ जाते हैं, और इन्हीं में से कुछ लोग जाते हैं और जाके ये पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है। सम पुलिसमैन डाइड। ठीक है ना, ये पुलिस स्टेशन में क्या करते हैं, फायर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, और कुछ पुलिस थाने वाले मर जाते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी और ज्यादा मूव्ड हो जाते हैं और वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। एंड ही विड्रॉज दी, गांधी जी क्या करते हैं, विड्रॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये आपका पूरा हो गया पार्ट नंबर 2। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक सबको क्लियर हो गया? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। अब यहां पर लिखिए पॉइंट नंबर 3, एंड दैट इज, प्लीज गिव द हेडिंग, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहां तक क्लियर हो गया है? जल्दी से बता दो मुझे, यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बता दो एक बार, जल्दी से बता दो, यहां तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अभी ब्रेक क्यों लेना है? बहुत पढ़ना है भाई, खाली नेशनलिज्म इन इंडिया थोड़ी पढ़ना है। एक शॉट में एक चैप्टर खत्म करो, पहले हिस्ट्री खत्म करके फिर ब्रेक ले लो। ठीक है ना, हिस्ट्री खत्म करके फिर ब्रेक ले लो, अभी ब्रेक मत लो। इज दिस ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक बातें क्लियर हो गई? कल तुम लोगों को हम आंसर लिखना भी सिखाएंगे। आज तुम लोग थ्योरी पढ़ लो, कल पूरा आंसर लिखवाएंगे। ठीक है, पूरा आंसर लिखवाएंगे, कैसे कैसे आंसर लिखने हैं। अभी फिलहाल के लिए बताओ, जहां तक पढ़ लिया, 1 घंटे की पढ़ाई करिए तुमने अभी तक। 1 घंटे की पढ़ाई समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 1-5 स्टार्ट किया था, 2-10 हो रहा है।
1 घंटे 5 मिनट में आपका आधा चैप्टर हो गया, सिविल डिसोबीडियंस बचा है, और उसके बाद सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग तो मुश्किल से 10 मिनट का है, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी आज आप डिटेल से पढ़ रहे हो मुझसे, इसके बाद जाके मेरा 20 मिनट्स का वीडियो देख लेना, मैंने आपको बना के डाल दिया है, रिवीजन उससे हो जाएगा 20 मिनट में। 1.5x कर लोगे 15 मिनट में हो जाएगा, 2x लगा लोगे तो हमारा 10 मिनट रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, सब कुछ यहां तक आसान है ना। चलो चलो आ जाओ, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है कि गांधी जी का कहना यह था कि अंग्रेज हमारे सामने इसलिए हैं क्योंकि हम अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करते हैं, अगर हम लोग अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अंग्रेज का रूल खत्म हो जाएगा। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फाइनली फॉल डाउन हो जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। जब यहां पर एनसीएम विड्रॉ कर लिया गया, नाउ प्लीज सी, जब यहां पर एनसीएम को विड्रॉ कर लिया गया, तो एमसीएम को विड्रॉ करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ था गांधी जी के सामने। अब गांधी जी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि किस तरीके से हम अब नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, नेशनल मूवमेंट किस तरीके से प्रोसीड करेगा, यह गांधी जी के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। तो गांधी जी का कहना यह था कि हम लोग भाई मास एजिटेशन करते रहेंगे, यानी हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे, भीड़ भड़क्का करके मतलब मास तरीके से लोगों को ज्वाइन करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, मास एजिटेशन करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। तो जो लोग गांधी जी की इस पॉलिसी के साथ सहमत रख रहे थे, गांधी जी की इस पॉलिसी के साथ सहमत करते थे कि हाँ भाई ठीक है हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, मास एजिटेशन करते रहेंगे, तो उनको बोला जाता था नो चेंजर्स, यानी वो गांधी जी की स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं चाहते थे। लेकिन जो लोग गांधी जी की स्ट्रैटेजी में चेंज चाहते थे और वो कह रहे थे कि हम लोगों को अब मास एजिटेशन का तरीका खत्म करके, प्रोटेस्ट का तरीका खत्म करके हम लोगों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्लियामेंट में एंट्री करनी चाहिए और तब जाकर सरकार को अपोज करना चाहिए। तो जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, गांधी जी की पॉलिसी को फॉलो नहीं करना चाहते थे, उनको हम लोग प्रो चेंजर्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्रो चेंजर्स। तो ये प्रो चेंजर्स क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे इलेक्शन पार्टिसिपेशन, ये चाह रहे थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया जाए, इलेक्शन पार्टिसिपेशन। ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट वो यहां पर करना चाह रहे थे। तो ऐसे सिनारियो में यहां पर क्या हुआ, ऐसे सिनारियो में यहां पर क्या हुआ कि जो लोग प्रो चेंजर्स में थे उसमें से चित्तरंजन दास, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं CR दास, अलॉन्ग विद ML नेहरू, दैट इज मोतीलाल नेहरू हु वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया ऑन 1 जनवरी 1923। 1923 में एक पार्टी गठन हुआ जिसको बोला जाता है स्वराज पार्टी, जिसको बोला जाता है स्वराज पार्टी। लेकिन बेटा चित्तरंजन दास जो हैं उनकी बहुत ही अनटाइमली डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये पार्टी अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाती है और आगे ये काम नहीं कर पाती है। ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गया सर, समझ में नहीं आया, देखो फिर सुन लो। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया तो गांधी जी का कहना यह था कि अब गांधी जी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा था कि भाई एनसीएम तो विड्रॉ कर लिया, अब क्या करोगे। तो भैया ये कहा गया कि गांधी जी ने कहा कि हम लोग मास एजिटेशन करते रहेंगे, यानी हम लोग प्रोटेस्ट, जो तरीका अभी अपनाया है हम लोग ने प्रोटेस्ट करने का वो हम करते रहेंगे। तो गांधी जी की इस स्ट्रेटेजी के साथ जो लोग सहमत थे, जो लोग अलाइन थे, उनको हम लोग नो चेंजर्स कहते हैं। और जो लोग यहां पर गांधी जी की स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि हम लोग अब प्रोटेस्ट की बात खत्म करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, उनको हम लोग प्रो चेंजर्स कहते थे। ऐसे में यहां पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का नाम सामने आया। इन लोगों ने स्वराज पार्टी गठन किया ऑन 1 जनवरी 1923। बट चित्तरंजन दास जी की अनटाइमली डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से यह पार्टी अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाती है। यहां तक बात क्लियर हो गया, इज दिस पॉइंट क्लियर। इसके बाद यहां पर प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग, प्लीज राइट साइमन कमीशन, प्लीज लिखिए साइमन कमीशन। क्लियर हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, इज दिस ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
लिखते जा रहे हो मेरे साथ? मेरे साथ लिखते जा रहे हो? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन इंडिया पहुंचता है 1927 में, इंडिया पहुंचा और 1928 में ये फंक्शन करना स्टार्ट करता है, स्टार्ट फंक्शनिंग। ठीक है, स्टार्ट फंक्शनिंग। अब जरा सुनो उसके बारे में क्या हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था, एक यहां पर कमीशन भेजी गई जिसको बोलते हैं हम लोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। एक कमीशन इंडिया भेजा जाता है जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये कमीशन इंडिया क्यों आता है? इस कमीशन को इंडिया इसलिए भेजा जाता है क्योंकि एक एक्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट को बेटा हम लोग मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से भी जानते हैं इस एक्ट को। ठीक है, तो ये कहा गया था इस एक्ट में कि 10 साल के बाद हम लोग इस एक्ट की फंक्शनिंग को रिव्यू करेंगे कि ये एक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है या कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बेसिकली यहां पर कहा गया कि हम इसको रिव्यू करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। ये रिव्यू किया जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब आफ्टर 10 ईयर्स की बात करें तो मतलब क्या हुआ, 1929 में इसको रिव्यू होना था। ठीक है, 1929 में टू बी रिव्यूड इस टाइम पे इसको रिव्यू होना था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, 2 साल पहले ही 1927 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भेज दिया। और ये इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इंडिया जब आता है, इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अंदर आप देखोगे कि देयर वेयर 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स होते हैं। और ये सारे मेंबर्स जो हैं उसमें से कोई भी इंडियन नहीं होता है, नो इंडियंस। तो बेसिकली इंडियंस को बुरा ये लगा कि यार किस तरह से ये इंडिया आगे चलेगा, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, किस तरह से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये चीज डिसाइड करने के लिए जो कमीशन भेजी गई है उसमें कोई भी इंडियन नहीं है। दैट इज वाई इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को यहां पर काफी अपोज किया गया था। और इस कमीशन को, इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को जो हेड करते हैं उनका नाम था जॉन साइमन। दैट इज वाई दिस कमीशन इज रेफर्ड टू एज दी साइमन कमीशन। जब ये साइमन कमीशन इंडिया पहुंचता है तो इसको गो बैक साइमन के नाम से नारा लगा के उसको विद्रोह किया जाता है, बाइकआउट किया जाता है। गो बैक साइमन का नारा लगा के इसको बाइकआउट किया जाता है। ठीक है ना। जब ये इतनी बात आगे बढ़ गई तो उसके बाद 1929 के अंदर क्या हुआ, लॉर्ड इरविन, उस वक्त के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में बेटा, अक्टूबर 1929 में क्या किया, उन्होंने इंडियन लीडर्स को डोमिनियन स्टेटस की बात कर दी। इंडियन लीडर को डोमिनियन स्टेटस, इंडियन लीडर्स को डोमिनियन स्टेटस की बात करी। ठीक है, आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन इंडियन लीडर्स इससे कन्विंस नहीं हुए। इंडियन लीडर ने कहा भाई साहब ये डोमिनियन स्टेटस क्या उल्लू बना रहे हो, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दे वर अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। और उन्होंने कहा क्या भाई, देखो 11 मेंबर्स नहीं थे, 7 मेंबर्स थे। मैंने अगर कहीं आपको 11 पढ़ाया हो तो उसको 7 कर लेना। ठीक है ना। ठीक है, जहां मैंने आपको 11 पढ़ाया हो उसको 7 कर लेना। क्लियर है। 7 मेंबर, 7 कर लो। 7 जहां भी मैंने आपको 11 पढ़ाया हो 7 कर लेना। ठीक है, चलो। तो यहां पर क्या हुआ कि जो इंडियन लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स कहते हैं भैया हमें ये डोमिनियन स्टेटस का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। ये क्या फर्जी लॉलीपॉप दे रहे हो तुम हमको डोमिनियन स्टेटस का। उन्होंने कहा भाई साहब हमको ये डोमिनियन स्टेटस का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट इज फ्रॉम इंडियन लीडर्स ने क्या मांगा, इंडियन लीडर्स ने कहा हमको चाहिए यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें। क्या चाहिए, हम कौन कौन से लीडर थे, एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। सो लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा भाई साहब ये डोमिनियन स्टेटस हटाओ। व्हाट वी एक्चुअली वांट इज नाउ दी कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
हमें चाहिए अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है बेटा पूर्ण स्वराज, जिसको कहा जाता है पूर्ण स्वराज। तो उन्होंने कहा भैया हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और पूर्ण स्वराज की डिमांड जो थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड को लाहौर सेशन में पास कर दिया गया था। इस लाहौर सेशन ये जो हुआ था इन 1929, लाहौर सेशन ऑफ 1929 जो हुआ, इस सेशन के अंदर यहां पर पूर्ण स्वराज की डिमांड, रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वॉज पास। लिख लीजिए, रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज क्या किया गया, पास कर दिया गया, वॉज पास। ये बात क्लियर हो गई, रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वॉज पास। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया लॉर्ड इरविन की बातें। जब रेजोल्यूशन पास कर दिया गया पूर्ण स्वराज को लेकर, तो 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया कि 26 ऑफ जनवरी 1930 इस दिन को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये दिन कोई खास अट्रैक्शन नहीं लाता है, ठीक है, इस दिन कुछ खास अट्रैक्शन नहीं हुआ और इस डेट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं हो पाया उस टाइम। लेकिन आज क्यों हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, आई होप ये आप समझ पा रहे हैं। उसका बैकड्रॉप यहीं पर जाता है कि चूंकि हमने पहले 26 जनवरी 1903 को अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो गांधी जी को यहां पर यह लगा कि यार ये इतना कुछ ज्यादा काम हो नहीं पा रहा है, शायद कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो गांधी जी को यह लगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम बिटवीन द स्ट्रैटेजी। ऐसा लग रहा है कि शायद देयर इज अ डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर। गांधी जी ने कहा कि यार लग रहा है डिवाइड है, किसके बीच में, रिच के बीच में और पुअर के बीच में। अगर कोई ऐसा मामला होता है जहां पर सिर्फ रिच का इंटरेस्ट होता है तो पुअर उसमें लड़ाई लड़ने नहीं आता है सामने, और अगर पुअर का कोई मामला होता है, पुअर का कोई चीज अफेक्ट हो रहा होता है तो उसमें रिच वाले लोग नहीं आते हैं। इसलिए ऐसी जरूरत है गांधी जी के हिसाब से, ऐसी किसी चीज की टॉपिक की जरूरत थी, ऐसा कोई टूल होना चाहिए जिसमें रिच और पुअर एक साथ सामने आ जाएं। और गांधी जी ने ऐसा टूल निकाला, वो था सॉल्ट। और सॉल्ट यहां से शुरू होता है, सॉल्ट मार्च, यहां से शुरुआत होती है सॉल्ट मार्च की। गांधी जी ने यहां पर लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखी। गांधी जी राइट्स अ लेटर टू लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन को लेटर में वो कहता है कि भैया हमारी यहां पर ये 11 डिमांड्स हैं, हमारी ये 11 डिमांडें हैं, और हमारी 11 डिमांड्स को आप 11 मार्च 1930 तक फुलफिल कर दीजिए। और अगर आपने 11 मार्च 1930 तक फुलफिल नहीं करी तो हम लोग 12 मार्च से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देंगे। और यही हुआ, 11 मार्च तक लॉर्ड इरविन ने डिमांड को फुलफिल नहीं किया। फाइनली ऑन 12 मार्च 1930 हुआ क्या, फाइनली ऑन 12 मार्च 1930 क्या हुआ, यहां पर स्टार्ट हो जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, शॉर्ट में जिसको मैं लिख रहा हूं CDM। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में यहां पर हुआ क्या, प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट। हुआ ये कि साबरमती के तट से गांधी जी शुरू करते हैं, साबरमती के तट से गांधी शुरू करते हैं और वो जाते हैं दांडी, राइट। तो 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी ने, जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी चलते हैं साबरमती के तट से, और वो पहुंचते हैं दांडी बाय ट्रैवलिंग 240 माइल्स, 240 मील्स की ये यात्रा वो कवर करते हैं इन 24 डेज में वो कवर करते हैं। एंड फाइनली वो 6 अप्रैल को वो पहुंच जाते हैं कहां पर, दांडी के तट पे। और दांडी के तट पे पहुंचने के बाद वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं। और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद यहीं से शुरू हो जाता है क्या, यहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स, प्लीज राइट, स्टार्ट्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहां से शुरू हो जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये बात क्लियर हो गई, यहां से शुरू हो जाता है बेटा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इज दिस ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है तो आपको जगह जगह पे कानून तोड़ता हुआ मिलता है। व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस चीज को अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊं, कभी आपको याद करना है, तो सिविल डिसोबीडियंस मतलब होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी आप अंग्रेजों के साथ नॉन कॉपरेट करेंगे, आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे, नॉन कॉपरेट। प्लस अगर आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ लॉ ब्रेक भी करने लग जाएं
तो इसी के थ्रू बन जाता है, इससे बन जाता है यहां पर क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिविल डिसोबीडियंस। अगर सिविल डिसोबीडियंस हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? अगर लोग नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं, स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, टीचर स्कूल नहीं जा रहे हैं, लॉयर्स ने प्रोफेशन छोड़ दिया, ये सब नॉन कोऑपरेशन था। लेकिन अगर साथ में अगर लॉ का ब्रेक किया जाएगा, जगह जगह लॉ टूटेगा, तो दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब सीडीएम यहां पर चालू हुआ बेटा, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ, जगह जगह आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, फॉरेन गुड्स बाइकआउटेड, फॉरेन गुड्स को यहां पर बाइकआउट करने लगे, ठीक है ना। उसके अलावा देखो लिकर शॉप्स को पिकेट करने लगे, लिकर शॉप्स यहां पर पिकेट होने लगी, लिकर शॉप्स पिकेटेड। इसके अलावा चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया, उन्होंने कहा भाई साहब जाओ जो करना हो कर लो, चौकीदारी टैक्स हम आपको देंगे नहीं, ठीक है। उसके अलावा फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक किया गया, फॉरेस्ट लॉज भी क्या हो गए, उसको भी ब्रेक किया गया। मतलब ये सारी सिचुएशन जो है वो देखने को मिलने लगी थी और जगह जगह इस तरह के आंदोलन हो रहे थे। नाउ दिस वाज सीन इन द एंटायर इंडिया। ये वाइड इंडिया आपको इस तरह का सिनारियो हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा था। जगह जगह लोग अब कानून तोड़ रहे थे, अंग्रेजों के हाथों से चीजें निकल रही थी क्योंकि जगह जगह यहां पर वायलेंस हो रहा था। और भैया आप कितने लोगों को अरेस्ट करोगे? अंग्रेजों ने क्या किया देखा, मैंने अगर लॉ तोड़ दिया, अंग्रेज ने मुझे पनिश कर लिया, पकड़ के जेल में डाल दिया, उसने लॉ तोड़ दिया उसको पकड़ लिया, उसने लॉ तोड़ दिया उसको पकड़ लिया। अरे जब हजारों की तादाद में लोगों ने लॉ तोड़ा तो भैया लॉ तोड़ के लोगों को अरेस्ट करके भरोगे कहां भरोगे? जेल में जगह भी तो नहीं चाहिए, वो नहीं हो पाया। नॉट ओनली इन इंडिया, अगर मैं आपको बताऊं आउटसाइड इंडिया की बात करें तो एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, हिज नेम इज खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्हीं के नाम पे आपको रोड मिलती है दिल्ली के अंदर जिसको हम लोग गफ्फार रोड या गफ्फार मार्केट भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ही इज बेसिकली रिफर्ड टू एज दी फ्रंटियर गांधी। क्यों? क्योंकि वो गांधी के प्रिंसिपल्स पे चल रहे थे और वो पाकिस्तान के एक शहर पेशावर में जाके, पेशावर में वो वहां पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे। पेशावर विच इज इन पाकिस्तान, वहां पर वो गांधी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे थे और इन्होंने यहां पर एक मूवमेंट चलाया था जिसको बोलते हैं हम लोग रेड शर्ट मूवमेंट। क्या बोलते हैं? रेड शर्ट मूवमेंट, या फिर इसी मूवमेंट को हम लोग एक दूसरे नाम से कहते हैं जिसको बोलते हैं खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट जो है यहां पर ये आदमी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान चला रहे हैं एंड ही वाज बेसिकली द डिसाइपल ऑफ गांधी। तो आपको देखो एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, इसके अलावा इंडिया के बाहर पाकिस्तान जैसे एरियाज में भी यहां पर चल रहा था। नॉट ओनली दिस, अब जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, तो यहां पर गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी जब यहां पर अरेस्ट हो जाते हैं तो लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं कि भाई साहब ये क्या तरीका है, गांधी जी को उठा लिया आपने हमारे। तो लोग यहां पर व्हेन गांधी जी अरेस्टेड, गांधी जी अरेस्टेड, अब जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो लोग और ज्यादा बावले हो गए। पीपल केम ऑन दी रोड्स, पीपल केम ऑन रोड्स, लोग और रोडों पे आ गए, सड़कों पे कि गांधी जी को छोड़ो, गांधी जी को रिहा करो। लोग आ गए यहां पर, और जब लोग रोड पे उतर आए तो हुआ क्या, यहां पर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बिल्डिंग्स पे, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, ठीक है ना, ऑफिशियल बिल्डिंग्स यानी सरकारी बिल्डिंग्स पे अटैक हुआ, ऑफिशियल बिल्डिंग्स अटैक्ड, जगह जगह वायलेंस होने लगा, बहुत ज्यादा यहां पर दिक्कतें पैदा करने लगे लोग जो है सरकार के लिए। ऐसे में पुलिस ने अपना यहां पर क्या किया, रिप्लाई किया, और पुलिस ने क्या किया, अगेन लाठी चार्ज किया, लोगों को मारा, लोगों को पीटा, लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज होने की वजह से काफी लोगों को चोट आई और फाइनली लोगों ने 1 लाख लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। 1 लाख पीपल गॉट अरेस्टेड, 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया, 1 लाख पीपल अरेस्ट हो गए। अब जब इतने लोग अरेस्ट हो गए तो ये तो वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया। इस पर्टिकुलर एपिसोड को हम लोग शोलापुर एपिसोड के नाम से जानते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एपिसोड एटसेट्रा वर्ड मैं यूज करता हूं, एनसीईआरटी यूज नहीं करती है, ठीक है। शोलापुर एपिसोड में यह हुआ था कि गांधी जी के अरेस्ट की वजह से लोग इतने ज्यादा बावले हो जाते हैं, पगला जाते हैं और सड़कों पर उतर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंस करते हैं, और जब ऐसा होता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, उन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। इस एपिसोड को हम लोग शोलापुर एपिसोड कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? जब शोलापुर एपिसोड हो गया, गांधी जी को लगा कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है ना, तो गांधी जी ने देखा कि इतने लोग अरेस्ट हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेंगे और इसको अब आगे नहीं प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? तो जब इस तरह की बातें आई तो गांधी जी डिसाइड किया कि आई विल विड्रॉ दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी डिसाइडेड
गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ करने की कहानी यह है कि यहां पर साइन होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग गांधी इरविन पैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है इन द ईयर 1931, 5 मार्च 1931। प्लीज लिखिए, गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। ठीक है, नोट करते जाओ भाई साहब, फिर मत कहना आज पढ़ा रहे हैं कल आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गांधी इरविन पैक्ट के यहां पर 2-3 प्रोविजंस थे, उसको याद कर लीजिए। देखिए गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ, पहली चीज तो यह हुआ गांधी इरविन पैक्ट में कि गांधी जी ने कहा कि मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लूंगा। गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा ठीक है मैं सेकेंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लूंगा। इसके बदले यहां पर यह कहा गया कि ठीक है भैया आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो गांधी जी ने कहा यू हैव टू, मैं अगर पार्टिसिपेट करूंगा गांधी जी ने कहा यू हैव टू रिलीज इनोसेंट पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड। इनोसेंट पीपल जिनको अरेस्ट कर लिया गया था उनको टू बी रिलीज्ड, उनको आप रिलीज कर दीजिएगा। ठीक है, और गांधी जी मान गए कि ठीक है ऐसा है भाई साहब, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी विड्रॉन। तभी तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहां पर क्या हो गया, यहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ कर लिया। गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ दी सीडीएम, क्योंकि उनका कहना था बहुत ज्यादा, मतलब अंग्रेजों ने कहा ना, अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अब भाई साहब एक लोग अगर कानून तोड़ रहे हैं, 2 लोग कानून तोड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, एक ने तोड़ दिया, 2 ने तोड़ दिया, 3 ने तोड़ दिया, 5 हो गए, 10 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए। भाई साहब 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख होकर कानून तोड़ेंगे तो तुम कानून तोड़ के उनको पनिशमेंट कहां दोगे, कहां जेल में डालोगे। इस वजह से यहां पर क्या हुआ, इस वजह से यहां पर गांधी ने ठीक है मैं सीडीएम को विड्रॉ कर लेता हूं, लेकिन ये जो इतने इनोसेंट लोगों को तुमने अरेस्ट करके रखा है ना, इनको छोड़ दो, इनको रिलीज करा दो। ये बात यहां पर गांधी इरविन पैक्ट में डिसाइड हो जाती है। अब मैं आपको यहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता हूं, जिसको हम लोग हिंदी में गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। चलिए देखिए, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी राउंड टेबल है, इसलिए उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेटा 3 हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि इसमें कुछ भी नहीं हो पाया था, इसमें नेगोशिएशंस फेल हो गई थी, फेल्ड। ठीक है, इसके बाद आती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और तीसरी है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी यहां पर फेल हो जाती है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये भी फेल हो जाती है। एक्चुअली फेल तो सेकंड भी हो जाती है, लेकिन ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसको अटेंड करने के लिए गांधी जी जाते हैं कहां पर, लंदन। यहां से लाए कंगन गया टूट, नानी गई रूट, नानी को बनाएंगे रसमलाई, खाएंगे रसमलाई अच्छी, हमने खाई मच्छी, चलो देख लो आगे। अब क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए लंदन, और लंदन जब गए तो वहां पर नेगोशिएशंस फेल हो गए। ठीक है ना, फिर से नेगोशिएशंस फेल्ड, तो नेगोशिएशंस फेल्ड, फिर से कोई बात नहीं बनी। भैया बात नहीं बनी, गांधी जी उदास होकर वापस आ गए। जब इंडिया आए तो उन्होंने देखा क्या कि इंडिया जब आए तो उनको 2 बहुत बड़े डेवलपमेंट देखने को मिले। प्लीज राइट, हाँ जी, यस। गांधी जी रिटर्न्स टू इंडिया, गांधी जी रिटर्न फ्रॉम लंदन। ठीक है, वो लंदन से वापस आए, और जब लंदन से आए तो वो देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें दिखती हैं उनको। क्या क्या दिख रहा है, चलिए देखते हैं क्या क्या दिख रहा है। देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहली चीज उनको दिखी जब वापस आए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज बीन डिक्लेयर्ड क्या, इलीगल। इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी इलीगल। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा उनको देखा कि जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इंडिया के, लाइक जवाहरलाल नेहरू, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया, वो जेल में हैं। प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया इन जेल।
वो लोग कहाँ हैं, वो जेल में हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखी तो गांधी जी ने कहा अरे यार ये कौन सी बात है, हमने तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, पर हमारी बात उन्होंने मानी नहीं, फिर से उठा के जेल में डाल दिया। इसलिए गांधी जी ने कहा ऐसी तैसी आप लोगों की, ठीक है, हम करेंगे दूसरा सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च। तो सेकेंड फेज जो था, सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम, इसको क्या कर दिया गया, इसको लॉन्च कर दिया गया। सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम वाज लॉन्च्ड, और जब सेकेंड फेज सीडीएम का लॉन्च किया गया, ये फेज भी जाके 2 साल चलता है और 1934 में इसको भी विड्रॉ कर लिया जाता है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर है। 2:35 हो गया भाई साहब, जल्दी जल्दी करना है इसलिए टाइम वेस्ट मत करो। चलो आ जाओ, अब देखो यहां पर क्या हुआ, किन किन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। प्लीज सी पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए देखिए पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे। पहला देखिए यहां पर, पहले पार्टिसिपेंट्स में लिखिए यहां पर कौन कौन थे जिन्होंने सीडीएम पार्टिसिपेट किया। रिच पीजेंट्स, सुन लीजिए जल्दी जल्दी, रिच पीजेंट्स, ठीक है। उसके अलावा लिखिए दूसरा पुअर पीजेंट्स, लिखिए पुअर पीजेंट्स। तीसरा लिखिए बिजनेस क्लास, लिखिए बिजनेस क्लास। लिखिए चौथा पॉइंट इंडस्ट्रियल क्लास, लिखिए इंडस्ट्रियल क्लास। और फिर लिखिए लास्ट वुमेन। ये 5 पॉइंट के साथ ही अपना सीडीएम भी खत्म हो जाएगा और हम लोग चैप्टर के एंड के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स पढ़ना है बस, क्लियर है। सीडीएम मीनिंग सर जी, ओ भाई साहब, भैया सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन, लिख लेना बेटा। अबे सीडीएम होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तुम्हारा पेपर है परसों, ठीक है, पेपर जानते हो, परसों तुम्हारा पेपर है, तुम्हारी जिंदगी का फैसला होगा कक्षा 10 से पास हो कि नहीं हो। कह रहा सीडीएम का मतलब बता दो, अरे भाई ये पंखा वंखा लगा हुआ है, मैं तो फांसी लगा लूं इसी में। गजब आदमी हो यार तुम लोग, बहुत गजब आदमी हो यार। भाई पेपर है, पेपर पढ़ ले। ये पेन ही ऐसे खींच के मारूंगा ऐसे में, कैमरा घुस के जाएगा तेरे, यहां घुसेगा यहां पर। गजब हो यार तुम लोग। चलो आ जाओ, रिच पीजेंट्स, अमीर पीजेंट्स की बात कर लेते हैं भाई, अमीर। चलो देखो रिच पीजेंट्स देखो जल्दी जल्दी, रिच पीजेंट्स। चलो देखो बना लो बेटा जल्दी जल्दी, तरीके से बना लो, तरीके से। चलो देखो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, वो कह रहा है कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट कैडबरी डेयरी मिल्क। चलो रिच पीजेंट्स की बात करें तो भाई साहब देखो जो पीजेंट्स थे ना यहाँ पर, कौन कौन से पीजेंट थे। अरे भाई पीजेंट देखो गजब वाले, पटीदार, ओ भाई साहब पटीदार कहाँ के, पटीदार ऑफ गुजरात, पटीदार कहाँ के, गुजरात के, अरे भैया। और दूसरा जाट, अरे भाई कहाँ के, यूपी के। तो यूपी के जाट और गुजरात के पटीदार, ये बड़े बड़े अमीर पटीदार थे और बड़े बड़े जाट थे और बड़े बड़े अमीर लोग थे, ये बड़े लोग, वेरी वेरी रिच ट्रेडर्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये लोग ट्रेडर्स बड़ा बिजनेस करते थे, लेकिन उस सालों के बीच में ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ाई हुआ है आप लोगों ने, ग्रेट डिप्रेशन आया था और इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इन लोगों का ट्रेड काफी ज्यादा डाउन हो गया था, ठीक है ना। इन लोगों का ट्रेड जो है वो काफी गिर गया था। ट्रेड गिरने की वजह से पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं तो इनकम भी गिर गई थी, उसकी वजह से इनकी इनकम काफी गिरने लगी थी। इनकम गिरने की वजह से इन पीजेंट्स ने क्या किया, इन पीजेंट्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि हम ब्रिटिशर से डिमांड करी, ब्रिटिशर्स से डिमांड, क्या डिमांड करी इन्होंने कहा ऐसा भैया ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, पैसा वैसा है नहीं हमारे पास, इनकम गिर गई है हमारी, इसलिए क्या किया जाए, हमारी रेवेन्यू डिमांड्स को कम कर दिया जाए। रेवेन्यू डिमांड्स
रेवेन्यू डिमांड्स को रिड्यूस कर दिया जाए। तो रेड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स, ये भाई साहब इन लोगों की डिमांड थी कि हमारी रेवेन्यू डिमांड कम कर दी जाए। लेकिन यहां पर ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो उनकी बातों को नहीं मानते हैं, ब्रिटिशर्स रेफ्यूज कर देते हैं। ब्रिटिशर्स रेफ्यूज्ड क्या चीज? टू रिड्यूस दी रेवेन्यू डिमांड, टू रिड्यूस रेवेन्यू। और चूंकि ब्रिटिशर्स रिड्यूस मना कर देते हैं, दैट इज वाई यहां पर जो रिच पीजेंट्स होते हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। रिच पीजेंट्स ज्वाइंड, रिच पीजेंट्स ज्वाइंड, क्या ज्वाइन कर लिया? सीडीएम। सीडीएम समझ गया बेटा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर हो गया रिच पीजेंट्स की कहानी? पता नहीं क्या कर रहे हो, कह रहा सर गांधी जी कौन है? छोटी बच्ची हो क्या है? अब आ जाओ, रिच पीजेंट्स के बाद लिखिए, आगे आइए पुअर पीजेंट्स। अब भाई साहब रिच पीजेंट नहीं टिक पाए, रिच पीजेंट्स नहीं टिक पाए तो पुअर पीजेंट्स क्या टिकेंगे? पुअर पीजेंट का सिस्टम ये होता है बेटा कि जो पुअर पीजेंट्स हैं ये दूसरे की लैंड पे काम करते हैं, वर्क ऑन दी लैंड, वर्क ऑन दी लैंड ऑफ अदर पीपल, और इनको दूसरे की लैंड पे काम करने के लिए यहां पर देना पड़ता था क्या? रेंट। क्या देना पड़ता था? हैड टू पे रेंट। इनको क्या करना पड़ता था? रेंट पे करना पड़ता था। अब जब यहां पर ग्रेट डिप्रेशन आया था, जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ये वाले लोग भी क्या थे? जैसे कि रिच पीजेंट्स अफेक्टेड हुए। वापस शुरू कर लेते हैं कि जो पुअर पीजेंट्स थे बेटा वो दूसरे की जमीनों पे काम करते हैं और वो लोगों को रेंट पे करना होता है उस जमीन पे काम करने के लिए। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो चूंकि रिच पीजेंट्स भी अफेक्टेड हुए थे, इस वजह से पुअर पीजेंट्स भी अफेक्ट हुए और इनकी इनकम भी कम होने लगी। और जब इनकी इनकम गिर जाएगी, जब अमीर पीजेंट्स नहीं दे पा रहे थे रेवेन्यू, तो ये पुअर पीजेंट्स कैसे रेवेन्यू देते? और इस वजह से जब इनकी इनकम गिरी तो इन लोगों ने डिमांड किया क्या? इन लोगों ने डिमांड किया कि भैया हमारा जो इन्होंने क्या किया? रेंट कम कर दिया जाए। इन्होंने एक नो रेंट कैंपेन चालू कर दिया था। क्या शुरू किया था? नो रेंट कैंपेन। इन्होंने नो रेंट कैंपेन को शुरू किया। नो रेंट कैंपेन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? कि भैया हम कैंपेन नहीं करेंगे, हम रेंट नहीं देंगे। लेकिन गांधी जी का कहना ये, लेकिन यहां कांग्रेस जो है वो नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। कांग्रेस नॉट सपोर्टिंग नो रेंट कैंपेन। क्यों कांग्रेस नॉट सपोर्टिंग द कैंपेन? क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि अगर हम लोगों ने कैंपेन को सपोर्ट किया तो क्या होगा उससे जो रिच पीजेंट है और जो अमीर तबके का लैंडलॉर्ड है वो हमसे नाराज हो जाएगा। कांग्रेस नॉट सपोर्टिंग द कैंपेन। वाई? बड़ा सवाल था, वाई? क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि दो रीजन क्या था कि एक तो जो लैंडलॉर्ड्स और जो दूसरा रिच पीजेंट्स, ये लोग हमसे अपना सपोर्ट छीन लेंगे। रिच पीजेंट्स ये लोग अपना सपोर्ट हमसे छीन लेंगे, सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। इस डर से कांग्रेस जो है वो पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है ना? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अभी ठीक है? ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर क्या हो गया। अब क्या हो गया? ये तो हो गया पुअर पीजेंट्स की कहानी कि भैया सीधी बात क्या थी, सुन लो फिर से, लैग हो गया था। पुअर पीजेंट्स वर्क करते थे दूसरे की जमीनों पे, उनको रेंट पे करना पड़ता था और जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो इनकी इनकम भी कम हो गई। उनकी इनकम कम होने की वजह से वो रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने नो रेंट कैंपेन चालू किया। लेकिन नो रेंट कैंपेन को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर हमने नो रेंट कैंपेन सपोर्ट किया तो लैंडलॉर्ड्स और जो रिच पीजेंट्स है वो हमसे नाराज हो जाएंगे और अपना सपोर्ट हमसे छीन लेंगे। ये बात क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे आइए। पुअर पीजेंट्स के बाद अगला है बिजनेस क्लास। प्लीज गिव द हेडिंग बिजनेस क्लास। देखिए यहां लिखिए बिजनेस क्लास, ठीक है, और यहां लिखिए इंडस्ट्रियल क्लास। यहां लिखिए इंडस्ट्रियल क्लास। चलिए देखिए दोनों को यहां पर एक ही स्लाइड में कवर कर लेते हैं अपन लोग जल्दी जल्दी, ठीक है? चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ठीक है,
चलिए देखिए, बिजनेस क्लास की बात करें तो भैया जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर यहाँ पर 1 हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो यहाँ का इंडिया का बिजनेसमैन था वो काफी एक्सपैंड करने को तैयार था। ठीक है, बिजनेसमैन वांटेड टू एक्सपैंड, वो चाहता था कि हम एक्सपेंशन कर दें। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब वर्ल्ड वॉर थी तो उन्होंने ब्रिटेन की बहुत सारी चीजों को प्रमोट किया, ब्रिटेन की बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से उनको काफी प्रॉफिट हुआ। उनके प्रॉफिट के होने की वजह से बिजनेस क्लास को लगा कि हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप काहे के लिए? उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्की। फिक्की का बेटा फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और दूसरा यहां पर बॉडी बनाया गया जिसको बोलते हैं इंडियन कमर्शियल एंड कांग्रेस। ठीक है, लिखिए, प्लीज मेंशन दिस पॉइंट, मेंशन कर लीजिए, इंडियन कॉमर्शियल एंड कांग्रेस, आईसीसी लिख लीजिए। ब्रेक इसके बाद ही मिलेगा बेटा तुम लोगों को, ब्रेक तो इसके बाद ही मिलने वाला है, इससे पहले नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस लिख लीजिए। इन दोनों बॉडीज को यहां पर, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को यहां फॉर्म किया गया, और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पर बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट मिला, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट का यहां सपोर्ट मिला। जैसे कि कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे? प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट मिला, जैसे कि कौन कौन से थे? एक लिख लीजिए यहां पर जीडी बिरला, एक लिख लीजिए यहां पर जीडी बिरला, ठीक है, बिरला सीमेंट्स आती हैं, और दूसरा लिखिए पुरुषोत्तम दास ठाकुर, दूसरा लिखिए पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ठीक है, लिख लिया बिजनेस क्लास के लिए। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर आइए इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास में। देखो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ने ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था, नॉट मच इन नंबर, नॉट मच इन नंबर, और ये कांग्रेस से काफी दूर थे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस के क्लास के फायदे के बारे में सोचते थे। लेकिन जो उस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस क्लास के इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है ना, जो लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रूप में काम कर रहे थे, उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा था। इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया, बट दे वर नॉट मच इन नंबर। जो भी लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर रहे थे, फॉरेन गुड्स बाइकआउटेड, और साथ में वो लोग क्या कर रहे थे? स्ट्राइक भी कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग देख रहे हैं कौन कौन लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक हमने देखा रिच पीजेंट्स, फिर देखा पुअर पीजेंट्स, फिर देखा बिजनेस क्लास के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये जो बिजनेस क्लास है, इनकी इंडस्ट्री होगी ना, इसकी इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स खफा थे, दूर थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई बिजनेसमैन की बात तो सुनी जाती है, उनके लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन उस इंडस्ट्री में जो लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा था। इसी वजह से ये लोग ज्यादा नंबर्स में नहीं थे, बट जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे वो फॉरेन गुड्स बाइकआउट कर रहे थे और स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है ना। इसके बाद देखो रोल ऑफ वुमेन की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन का रोल क्या था इसमें? प्लीज मेंशन कर लीजिए रोल ऑफ वुमेन। वुमेन का रोल यहां पर क्या था? देखो वुमेन ने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन यहां वुमेन का हुआ था। वुमेन ने हर चीज में पार्टिसिपेट किया था, इक्वल पार्टिसिपेशन। केम आउट ऑफ दी हाउसेज, ठीक है ना, हाउसेज से बाहर निकल के आए ऑन दी वॉइस ऑफ गांधी जी के कहने पे, ऑन दी वॉइस ऑफ गांधी जी बोले तो वो लोग वापस आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। किसमें? पार्टिसिपेटेड इन दी दांडी मार्च, इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, जेल भी जाते हैं, ठीक है ना, वेंट टू जेल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और इस तरह की चीजें की। तो मतलब यह है कि रोल ऑफ वुमेन भी इक्वल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है ना। अब यहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम लोग लिमिटेशंस की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लिमिटेशंस हैं, उसको जरा एक बार में समझ लीजिएगा। लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम, जैसे हम लोग ने एनसीएम का लिमिटेशन देखा, वैसी सीडीएम। एक लिमिटेशन है इसका अनटचेबिलिटी,
एक लिमिटेशन है बेटा इसका अनटचेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा लिमिटेशन लिख लीजिए, लिखिए मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जरा ध्यान से सुनना, क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये दो लिमिटेशंस हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनसीईआरटी में आगे पीछे दिया हुआ है, मैं आपको एक जगह क्रक्स करके दे रहा हूं, ठीक है। अब जरा कहानी सुनिएगा, यहां पर हुआ क्या, लिसन टू द स्टोरी वेरी केयरफुली। देखिए सुनिए, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अनटचेबिलिटी को लेकर यहां पर जो अनटचेबल्स थे, दे वेर नॉट मूव्ड, दे वेर नॉट मूव्ड बाय द आइडिया ऑफ सीडीएम, नॉट मूव्ड बाय द आइडिया ऑफ सीडीएम। वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ इतना ज्यादा मूव्ड नहीं हुए, उनको इतनी खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई साहब इनका कहना था कि हम लोग काफी एक्सप्लॉइटेड क्लास हैं, हम लोगों का कोई भी देखभाल नहीं किया जाता है, हम लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, वी आर एक्सप्लॉइटेड क्लास, ये बोला जा रहा था, ठीक है। इस वजह से कांग्रेस भी जो है वो दलित को सपोर्ट नहीं करती थी, कांग्रेस जो है वो दलित को सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर हमने दलित को सपोर्ट किया तो क्या होगा, जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, हाई कास्ट हिंदू, वो हमसे सपोर्ट छीन लेंगे, हाई कास्ट हिंदू विल विड्रॉ सपोर्ट, वो हमसे यहां पर विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट को, विल विड्रॉ सपोर्ट। तो गांधी जी ने कहा कि स्वराज विल नॉट कम फॉर 100 years, स्वराज 100 सालों तक भी नहीं आएगा, इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट रिमूव्ड, अगर आपने अनटचेबिलिटी को रिमूव नहीं किया। तो यहां पर क्या हुआ, गांधी जी ने कहा, क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गांधी जी का, अनटचेबिलिटी विल, स्वराज विल नॉट कम फॉर 100 years, लिखिए स्वराज विल नॉट कम फॉर 100 years, Swaraj will not come for 100 years if untouchability is not eliminated, लिख लीजिए, if untouchability is not eliminated, अगर एलिमिनेट नहीं हुई तो स्वराज नहीं आ पाएगा। और गांधी जी ने इसलिए इनके लिए, दलित्स के लिए अपने आप उन्होंने सत्याग्रह किए। गांधी जी ने क्या किया, गांधी प्लीज राइट, गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड क्या चीज, सत्याग्रह, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, क्या क्या सत्याग्रह में किया, एंट्री इनटू टेंपल्स, ठीक है ना, टेंपल्स के अंदर एंट्री कराई, एंट्री इनटू टेंपल्स होना चाहिए, साथ में पब्लिक पार्क्स, पब्लिक टैंक्स, इन सब का एक्सेस दिलवाया, ठीक है। गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ किए, गांधी जी ने लोगों से अपील किया कि चेंज योर हार्ट्स, अपने दिलों को बदलो, अपने सोच को बदलो, और इनके लिए इस तरह से मत सोचिए, ठीक है। इस तरह की बातें चल रही थी। तो इन दलित्स की बातों को आगे रखने के लिए, इन दलित्स के पॉइंट को आगे रखने के लिए, दलित्स की बातों को, दलित्स क्या थे, दलित्स एक ऑप्रेस्ड क्लास है, दलित्स एक ऑप्रेस्ड क्लास है, तो दलित्स की बातों को आगे रखने के लिए यहां पर एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, और वो है भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यहां पर दो डिमांड थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डिमांड थी? पहली डिमांड उनकी सुन लीजिए, पहली डिमांड थी कि हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या किया जाए, हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीट्स रिजर्व करी जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या किया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या किया जाए, हमको सीट्स रिजर्व करी जाए, यानी हमारे लिए अलग से सीट्स रखी जाएं। और दूसरा उन्होंने कहा क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट, क्या बोला उन्होंने, सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह होता है बेटा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर अगर दलित का कैंडिडेट चुनाव लड़ने खड़ा हो रहा है तो उसमें वोटिंग भी खाली दलित के लोग कर पाएंगे। यह था सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड। जब इस तरह की डिमांड अंबेडकर साहब ने रखी तो इसको तुरंत ब्रिटिश ने कंसीड कर दिया। ब्रिटिश ने कहा ठीक है भैया, मान ली बात तुम्हारी। ब्रिटिश कंसीडर टू द डिमांड ऑफ अंबेडकर। ब्रिटिश ने कहा ठीक है, ब्रिटिश तो चाहेंगे ना तुरंत डिमांड दे दी जाए, क्यों, इससे डिवाइड एंड रूल हो जाएगा, है ना। लेकिन जब ब्रिटिश की डिमांड कंसीड कर दी गई तो गांधी जी सैट ऑन फास्ट ऑन टू डेथ, गांधी जी सैट ऑन फास्ट ऑन टू डेथ, फास्ट ऑन टू डेथ, आमरण अनशन पे वो बैठ गए।
जब आमरण अनशन में बैठे तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में टसल हो गया। इस पर्टिकुलर टसल को दूर किया गया बाय द वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, गांधी अंबेडकर पैक्ट। इस टसल को दूर किया गया बाय गांधी अंबेडकर पैक्ट, गांधी अंबेडकर पैक्ट, विच इज फेमसली कॉल्ड एज द पूना पैक्ट ऑफ 1932, फेमसली कॉल्ड एज द पूना पैक्ट ऑफ 1932। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बोली गई। अब गांधी अंबेडकर पैक्ट, पूना पैक्ट 1932 में क्या डिसाइड हुआ, अंबेडकर साहब एग्री कर गए कि ठीक है भाई, अंबेडकर साहब एग्रीड, अंबेडकर साहब ने कहा ठीक है, अंबेडकर एग्रीड, किस बात पे एग्री कर गए, डॉक्टर अंबेडकर एग्रीड ऑन व्हाट थिंग, कि ठीक है भैया हमको रिजर्व सीट्स दे दीजिए। अब रिजर्व सीट्स का मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब यह था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी जाएगी, किसके लिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी जाएगी फॉर दी दलित्स, दलित्स के लिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी हमने। और क्या होगा, रिजर्व करने में क्या किया गया, बाकी जो लोग होंगे इट इज ओपन फॉर ऑल ऑफ देम टू वोट, यानी सभी लोग जो है वो वोटिंग करने को अलाउड होंगे। ज्वाइंट सेपरेट इलेक्टोरेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो खड़ा होगा व्यक्ति वो दलित का होगा, जो लोग वोट करेंगे वो भी दलित के होंगे, लेकिन रिजर्व सीट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो जाएगी दलित के लिए, लेकिन उसमें वोटिंग सभी लोग करेंगे। ये बात जो है अंबेडकर साहब मान लेते हैं, और यही है यहां पर, दैट इज वाई दलित्स का इतना पार्टिसिपेशन देखने को सीडीएम में नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे यहां पर मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहां पर मोहम्मद, ये लोग भी क्या डिमांड कर रहे थे, ये लोग की डिमांड भी थी कि हमको भी क्या चाहिए, हमको भी चाहिए डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो। लेकिन यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना का कहना यह था, एम.ए. जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि भैया वी कैन गिव अप डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गिव अप कर देंगे अगर अगर हमको यह कह दिया जाए, अगर हमको हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, इफ वी आर गिवन एश्योरेंस that we will get the number of seats in legislative council या पार्लियामेंट according to our population, मतलब कहने का यह था उनका कि अगर आप हमें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से उस रेशियो में हमको अगर आप सीट दे देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो हम लोग इस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को दूर कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये था लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ प्लीज गिव द हेडिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें यहां 6 पॉइंट हैं। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में एक ही मैं आपको खत्म कराने की कोशिश करूंगा, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। चलिए देखिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों के अंदर कैसे आई। कहने वाली बात यह है कि भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी सवाल ये उठ रहा है कि लोग इतने यूनाइटेड कैसे रह पाए। लोगों का यूनाइटेड रहने का 6 कारण थे, प्लीज रिफर टू दिस। पॉइंट नंबर 1, पहला था यहां पर कल्चर। लोग जो है वो अपने कल्चर से बाइंड हो गए, है ना, जैसे कि फोक सॉन्ग्स, फोक स्टोरीज, है ना, फोक स्टोरीज, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, यानी लोकल सॉन्ग्स, लोकल स्टोरीज, इनकी वजह से लोग आपस से बाइंड हो जाते हैं, तब लोगों को सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आई। दूसरा पॉइंट, पास्ट एक्सपीरियंस। दूसरा पॉइंट, पास्ट एक्सपीरियंस। लोगों को ये पास्ट एक्सपीरियंस आया, उनको पता चला, लगा उनको कि यार 1857 में हम लोग यूनाइट हो गए थे, तभी हम लोग यहां पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर पाए थे, तो अगर हम लोग कभी यूनाइट हो पाएंगे, अगर हम लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ जाए कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, तभी हम लोग अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस भी एक रीजन था कैसे लोग एक दूसरे के साथ एक कलेक्टिव फीलिंग अपने आप की देख पा रहे थे। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो अब क्या हुआ, थर्ड पॉइंट इज कि इमेजेस और क्या चीज है, इमेजेस हुआ, और इमेजेस के बाद साथ साथ क्या था, पिक्चर्स, इमेजेस एंड पिक्चर्स। ठीक है, इमेजेस एंड
अब इसमें देखिए यहां क्या हुआ, जैसे कि जर्मनी का एलिगोरी था जर्मेनिया, जैसे कि फ्रांस का एलिगोरी था मैरियाने, सिमिलरली यहां पर इंडिया का भी एक एलिगोरी था जैसे कि भारत माता। तो अगर कोई भारत माता की पेंटिंग देख लेगा तो उस पेंटिंग को देख के समझ जाएगा कि इंडिया की बात हो रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं भारत माता की पेंटिंग देख लूंगा किसी के घर में तो मैं समझ जाऊंगा यार इस घर में कोई लगता है इंडियन रहता है कि नहीं। वैसे ही क्या हुआ, लोगों को इस पेंटिंग से कनेक्टिविटी फील हुई। तो भारत माता की पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, भारत माता की पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये पेंटिंग जो है इसको किसने बनाया था? इट वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चैटर्जी भी बोलते हैं इनको, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाया था और इन्होंने यहां पर एक गाना लिखा था जिसको बोलते हैं वंदे मातरम, और इस वंदे मातरम विच इज दी वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग, उसको अपनी नॉवल नाम था आनंद मठ, उसके अंदर उसको इनकलकेट कर देते हैं। सेकेंड टाइम जब ये पेंटिंग क्रिएट करी गई, इमेज क्रिएट करी गई, तो इसको सेकेंड टाइम अबानेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। अबानेंद्र नाथ टैगोर ने इसको बेटा बनाया था। ये बात क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। फ्लैग कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्रिकेट मैच देखने जाओगे और क्रिकेट मैच में अगर दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान, तो जो व्यक्ति अगर इंडिया का फ्लैग लेके खड़ा होगा तो आप इजीली समझ लोगे वो व्यक्ति इंडिया का है। तो फ्लैग भी क्या करता है, आपको काफी ज्यादा बाउंड करता है, और फ्लैग की मदद से भी आपके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आएगी। आपको वो व्यक्ति तुरंत इंडियन लगेगा, आप हमारे भाईजान भाईजान मिलके ऐसे गले लग जाओगे, हाँ तुम इंडियन हो। तो हुआ क्या, फ्लैग की बात भी करेंगे बेटा। तो फ्लैग में पहले स्वदेशी के टाइम पे एक फ्लैग का यहां पर यूज किया गया था जिसमें लोटस बना था, जिसमें लोटस बना हुआ था, और वो फ्लैग रेड ब्लू और ग्रीन कलर का था, सॉरी रेड ग्रीन और येलो कलर का था। वो फ्लैग पहले रेड ग्रीन और येलो कलर का था। इसके बाद गांधी जी ने एक फ्लैग को डिजाइन किया था। इसके बाद 1921 में गांधी जी ने एक फ्लैग को डिजाइन किया था जिसमें स्पिनिंग व्हील बना हुआ था, ठीक है ना, स्पिनिंग व्हील बना हुआ था। तो कहने की बात यह है, ये फ्लैग में आपको रेड व्हाइट और ग्रीन कलर देखने को मिला, बाद में केसर कलर इसमें आ गया था। तो रेड ग्रीन और व्हाइट कलर था और बीच में स्पिनिंग व्हील बना था। स्पिनिंग व्हील का जो मतलब होता है वो होता है सेल्फ हेल्प, है ना, तभी तो चप्पा चप्पा चरखा चले ये होता है, ठीक है। तो फ्लैग के थ्रू भी एक यहां पर कनेक्शन हो जाता है। एंड लास्टली जो यहां पर एक चीज और होती है, एंड दैट इज लोगों को क्या लगा, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। लोगों को लगा यार एंशिएंट टाइम से हमारी हिस्ट्री बहुत गजब की थी, इतने बड़े बड़े गुम्बद वाले हमारे पास महल थे, टेंपल थे, सोना था, चांदी था, ये सब अंग्रेज जब आए हैं जब से उठा के सब ले गए, हम लोग कंगाल हो गए हैं। वी हैड अ वेरी गुड कल्चर, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, बट सिंस दीज पीपल हैव कम, द ग्लोरियस अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया वो डाउन हो गई हैं और वो कम हो गई हैं। तो लोगों ने अपनी हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया कि भैया हम लोग पहले बहुत बढ़िया थे, और पुरानी हिस्ट्री से ही लोग अपने आप को ज्वाइन करेक्ट कर पा रहे थे, अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे, और यहां से उनको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग भी आती है। बेटा इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया 48 स्लाइड्स में, ठीक है।